एपिसोड 281 सिड हाय रियल रूडर राय चौहान। उस शब्दों में अन्या के सामने वो पल की सच्चाई याद आती है जिसके शायद उसने सपने देखे थे। फ्लैशबैक, पिछली रात का वक्त। नीतिया का हाल ऐसा देख मिस्टर राठी बहुत परेशान हो चुके थे। साथ ही अपनी कंपनी अपने इज्जत को यूं गिरते देख जैसे वो अभी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। इसलिए वो अपनी परेशानी के तहत अपने लॉकर से एक नया फ़ोन निकले बालकनी में आते हैं और उसे ऑन कर एक नंबर डायल करते हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ की 2-3 घंटी में ही कॉल दूसरे साइड से उठ जाता है और उधर से थोड़ी नर्म सी आवाज़ आती है, क्या बात है राजवेंद्र, बड़े दिनों के बाद कॉल किया, कोई खास वजह? राजवेंद्र जी उस आवाज़ को सुन एक ठंडी आह भरे कोल्ड स्वेट कहते हैं, हाँ यार अवस्थी, आज बहुत परेशान हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ डॉक्टर महेश अवस्थी थे, जो कि मिस्टर बेदी के बहुत पुराने साथी और जानने माने न्यूरोलॉजिस्ट है। मिस्टर अवस्थी इस वक्त अपने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। आसपास जायद लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए फ़ोन उठा लिया था। डॉक्टर अवस्थी परेशानी शब्द सुन उचकते हुए कहते हैं, परेशान? क्या हुआ राजवेंद्र, दावा अपना काम कर रही है न? क्या दावा में कोई दिक्कत हो रही है? ये सुन मिस्टर बेदी गहरी सांस लिए कहते हैं, हाँ यार दावा अब तक तो सही चल रही है, बट मैं पूछना चाहता था कि क्या कभी कोई चांस है इस दावा के बावजूद पुराने बातें याद आने का? क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है? ये सुन डॉक्टर अवस्थी के कदम रुक से जाते हैं और वो वहीं खड़े 2 पल सोचने लगते हैं। फिर सोचते हुए खामोशी से जवाब देते हैं, यार मैं तुम्हें शब्दों में क्या बताऊं? टेक्निकली ये अभी पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन ये पेशेंट के मेंटल विल पे भी डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। तुझे पता है ना उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उससे तो हमारे शब्दों पे भी महीनों बाद थोड़ा यकीन हुआ था, और ऐसी सिचुएशन में जिससे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अवस्थी का ऐसा एक्सप्लेनेशन सुन उसका जैसा सिर घूम जाता है। इतने मकसद और मेहनत इंतजार के बाद हार का मुंह देखना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो थोड़े सख्त और बेचैन लहजे में कहते हैं, देख अवस्थी, मुश्किल को आसान करना तुम्हारा काम है। कुछ भी कर बट पॉसिबल नहीं होना चाहिए ये कभी। मैंने नीतिया से वादा किया है और अभी तक तो मैंने कुछ हासिल नहीं किया। तुम दूसरी दावा दो या इसका डोज बढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं इस वक्त एक और हार अफोर्ड नहीं कर सकता। मिस्टर बेदी की बात सुन डॉक्टर अवस्थी आचार्य से थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, तू पागल हो गया है क्या? डॉक्टर अवस्थी अपनी ही आवाज सुन थोड़े शॉक हो गए थे और जल्दी से आसपास नजरें फेरते हैं। उन्हें इस वक्त कोई दिखाई नहीं देता अपने साथ कॉरिडोर में, तो वो एक छोटी सी चैन की सांस भरे जल्दी से अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए थोड़े धीमे स्वर में अब कुछ परेशान हुए कहते हैं, यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुश्किल से हमने इतनी स्ट्रॉन्ग डोज इलीगल तरीके से बनवाया है। अगर ये किसी के नज़र में आ गया तो मेरा करियर तो तांबा हो जाएगा और साथ ही पेशेंट की जान पे भी बन सकती है। मैंने तुझे ये सारी बातें पहले ही कही थी। डॉक्टर अवस्थी अपने केबिन के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, इसलिए वो जल्दी से एक नज़र आसपास देख वो अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। केबिन में अंधेरा था, इसलिए वो स्विच ऑन करते हुए जल्दबाजी में थोड़े घबराए हुए थोड़े तेज स्वर में कहते हैं, ऊपर से जिस इंसान पे हमने ये सब किया वो कोई छोटी पहचाना नहीं है। तुम्हें पता है अगर उसमें से किसको ये भनक लग गई तो सबसे मेरी जान जाएगी, क्योंकि सीट कोई और नहीं बल्कि रू। इतना बोलते हुए डॉक्टर की नज़र अपने सामने बैठे शख्स पे पड़ती है, तो जैसे उनके ही शब्द उनके गले में अटक से जाते हैं। आंखों में हैरानी और डर दोनों की बवांड लिए वो अपने सामने बैठे शख्स को देख जम से गए थे। न होठों में कोई शब्द कहने की हिम्मत थी, न दिमाग को कुछ सोचने की थी, तो बस दिल से रूह तक की कपकापहाट और माथे पे पसीने के रूप में दिखते वो चंद बूंदे, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अन्या विजिटिंग चेयर पर शान से बैठी उसी की नेम प्लेट के साथ लाइटर को जलाकर खेल रही थी। अन्या को देख तो मिस्टर अवस्थी सब भूल चुके थे कि वो इस वक्त मिस्टर बेदी से बातें कर रहे थे। उनकी तो फ़ोन काटने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ कहने तो दूर की बात है। वही मिस्टर बेदी इन सारी बातों से बेखबर डॉक्टर अवस्थी की बातें सुन कहते हैं, अवस्थी क्या कर रहा है? मैंने नाम लेने से भी माना किया था, किसको भनक नहीं लगनी चाहिए ये बात याद रखना, और तुम बाकी सबकी टेंशन मत लो, किसको कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चला तो उससे तुझ तक पहुंचने में शायद सालों लग जाए। ऊपर से मैंने इसलिए तुझे आउट ऑफ काउंट्री सिर्फ कर दिया था, तो डर किस बात का? कभी तेरी खबर नहीं लगेगी उन सबको। तुम चिंता मत करो, तुम बस इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, ऐसी दवा तैयार करो जिसके बाद ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाए। तुम सुन रहे हो ना अवस्थी?
हेलो अवस्थी। हेलो मिस्टर राजवेंद्र बेदी अपनी बात कह तो रहे थे बट अब डॉक्टर अवस्थी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। अन्या को देख उनकी रूह तक कौप रही थी। वो बखूबी अन्या को जानते जो थे। वही दरवाजे के पास ही खड़ा जियान डॉक्टर अवस्थी के हाव भाव देख उसके हाथों से फोन छीन उसे खुद ही काट कर देता है और डॉक्टर अवस्थी को आगे की ओर थोड़ा धक्का देता है, जिससे डॉक्टर अवस्थी लड़खड़ाते हुए अन्या के बगल में टेबल से टकरा जाते हैं। ये देख अन्या एक झाटे में लाइटर लिए मिस्टर अवस्थी के चेहरे के करीब ले जाते हुए मुस्कुराकर कहती है, हेलो डॉक्टर। इस छोटी सी लाव की आग को अपने आंखों के सामने देख मिस्टर अवस्थी की तो जैसे हवा टाइट हो जाती है और आग के पूछे अन्या का चेहरा उसके लिए सकछत यमराज के दर्शन जैसे थे। ये सब देख वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ठीक से खड़े होते हैं और खुद के डर को संभलते हुए गहरी सांस लिए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए अपना पसीना पोंछते हुए अपनी आंखें खोल देखते हैं तो अन्या अब तक उन्हें वैसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। ये देख डॉक्टर अवस्थी खुद रिलैक्स दिखाई कहते हैं, हेलो मिसेज चौहान, आप यहाँ। अन्या उसकी हाव भाव बखूबी नोटिस कर रही थी पर वो अपना अंदाज ना बदले अपनी मुस्कान लिए कहती है, यस डॉक्टर अवस्थी, आई एम हेयर टू मीट वंडरफुल एक्सट्रीम टैलेंटेड न्यूरोलॉजिस्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू वेरी लॉन्ग। सो अन्या अपनी बात कहे उन्हें उनकी चेयर की तरफ बैठने की इशारा किए कहती है, सो कम सीट, अभी तो बहुत कुछ मुझे डिस्कस करना है आपसे। अन्या की बात सुन डॉक्टर अवस्थी से कपकाया कहते हैं, मुझे। अन्या हमें अपनी पलकें झपका देती है। ये देख डॉक्टर अवस्थी की रोगाते खड़े हो जाते हैं। वो अपने डर का घुट पिए एक नज़र को देखते हैं जहाँ जियान खड़ा उन्हें ही घूर रहा था। जियान की नज़रें भी उन्हें इस वक्त डरने के लिए काफ़ी थी। अन्या के दोबारा कहने पर धीमे कदमों से खुद को डर को कंट्रोल करते हुए अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और अन्या को देख लर करते हुए थोड़ा मुस्कुरा की कोशिश करते हुए कहते हैं, मिसेज चौहान आप यहाँ। आई मीन आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से क्या काम पड़ गया? आपको कोई तकलीफ है? तकलीफ शब्द सुन अन्या अपने हाथों को उनके सामने टेबल पर रख उस लाइटर से खेलते हुए सोचने वाले अंदाज में कहती है, तकलीफ? यस डॉक्टर, तकलीफ तो है और बड़ी तकलीफ है मुझे। एक्चुअली मैं सीधे अपने पॉइंट पे आती हूँ। कुछ साल पहले मैंने अपने हस्बैंड को एक ब्लास्ट में खो दिया था और मैंने मान भी लिया था कि वो मुझे छोड़कर चले गए। बट नाउ थिंग्स गेट चेंज। माई हस्बैंड कम बैक इन लाइफ बट ही नॉट रिमेंबर मी। यू नाउ रीजन वाई। ये सुन डॉक्टर सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में अपना सिर न में हिलाए कहते हैं, आई डोंट नाउ मिसेज चौहान व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे इस फील्ड का कोई आइडिया नहीं, आप फिजियोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ही गिव यू प्रॉपर सजेशन। अन्या उसके बातों में घबराहट और माथे का पसीना देख मुस्कुरा रही थी। वो उनकी निगाहों में अपनी निगाहें डाल हंसकर कहती है, डॉक्टर अवस्थी, फिजियोलॉजिस्ट तो सिर्फ इमोशन और मेंटल इश्यू को हैंडल कर सकता है लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट तो दिमाग में साथ खेल सकता है, जिसमें तो आप माहिर है। ये सुन डॉक्टर अवस्थी तपाक से कहते हैं, मिसेज चौहान आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझा नहीं। अन्या अब अपनी बात में गंभीरता लिए उसकी तरफ तीखी नजरों से देख अपना हाथ बढ़ती है तो जियान वही दावा का पैकेट अन्या के हाथों में देता है। अन्या वो दावा डॉक्टर अवस्थी के सामने कर कहती है, बातों और बहानों का वक्त और पेशेंस नहीं है मेरे पास, मुझे अब सच्चाई जाननी है। इस दावा का सच, आपके और मिस्टर बेदी के बीच का सच, सीड और मेरे रुद्र का सच, 3 साल पहले क्या हुआ था उसका सच चाहिए मुझे, वरना आज एक और आग लगेगी जिसमें कल की हेडलाइन बनने 4 गोल्ड विनिंग टॉप न्यूरोलॉजिस्ट की जान जाएगी। एंड डोंट वरी, मैं ऐसी पॉसिबिलिटी आने नहीं दूंगी कि आपको ऐसी दवा की जरूरत पड़े। इतना बोल अन्या उसके सामने उस लाइटर को जला देती है। अन्या की बातें, उसका अंदाज तो डॉक्टर अवस्थी की जान निकल रहा था बट वो इतनी जल्दी से वो सारी बातें उगने के इरादे में नहीं थे, इसलिए वो घबराहट में अपने जगह से उठते हुए कहते हैं, मिसेज चौहान आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप किस सच की बात कर रही है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस दावा को नहीं जानता। आपको जरूर कोई गलत फैमिली हुई है। ये सुन अन्या उसकी बातों अपनी एक फीकी हंसी में उड़ते हुए कहती है, गलत फैमिली? बट अफसोस मैंने उसमें जीना छोड़ दिया है। आपके पास सोचने का सिर्फ 5 सेकंड है डॉक्टर अवस्थी, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। ये सुन डॉक्टर अवस्थी कुछ रिएक्ट कर पाते कि अन्या की वक्त की सुई बहुत तेजी से चलने लगती है। 1 डॉक्टर अवस्थी बहुत हड़बड़ाहट में नमे सिर हिलाते हैं तो अन्या आगे कहती है, 2 वक्त का ऐसा पहिया इतनी गुजरता है कि डॉक्टर की समझ पाने से पहले ही अन्या के होठों से आखिर वक्त का पहिया निकल जाता है और अन्या एक झटके में उस लाइटर को डेस्क पर गिरा देती है।
अन्या के ऐसे करते ही पल भर में आग पलक झपकते हुए चारों तरफ फैलने लगती है। मिस्टर अवस्थी तो देखते रह जाते हैं। चारों तरफ आग ही आग भरी जाती है। डॉक्टर अवस्थी उस आग की खुद बचने की कोशिश किए आसपास देख डर गए थे। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागते हैं तो दरवाजा बाहर से लॉक होता है। खिड़कियां भी बंद होती है और आग चारों तरफ फैलने लगती है। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आग का धुआं भी बढ़ने लगता है। चारों तरफ आग देख वो डर जाते हैं। मदद की गुहार भी उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। अपने सांसों के लिए तड़पते हुए अन्या की तरफ देखते हैं, जो अब भी काफी आराम से उन्हें यूं फरफराता देख शांति से देख रही थी। और वही जियान के भी आंखों की डर का कोई नाम नहीं था। वो भी चुपचाप उस आग की ऐसे खड़ा था जैसे वहां आग लगी ही न हो। ये देख डॉक्टर अवस्थी समझ चुके थे कि अब उन्हें बचने वाला कोई नहीं है सिवाय अन्या के, इसलिए वो जल्दी से अन्या के पैरों पर गिरकर मदद की गुहार लगाए कहते हैं, मिसेज चौहान मेरी मदद करे, मेरी जान बचाए, मैं मर जाऊंगा इस आग में, प्लीज हेल्प मी। अन्या उसकी तरफ देख अफसोस से अपने कंधे उचकत हुए कहती है, वाई वुड आई डॉक्टर अवस्थी, मुझे गलत फैमिली होती है ना, मैं अब आपकी मदद क्यों करूं? और वैसे भी जब कल आपके ऊपर इलीगल दावों के मेडिकल चार्जेस लगेंगे तो आपको लगेगा इस आग में क्यों नहीं आसानी से मार गया मैं, जीना जो दुश्वार होना है। इतना बोलते हुए अन्या डॉक्टर अवस्थी को एक डॉक्यूमेंट दिखती है जिसमें उसके इस काले कारनामों के नोटिस था। डॉक्टर अवस्थी का तो ये सब देख हवा टाइट हो गया। वो बेचारे न इधर के रहे न उधर के। तभी उनके टेबल से एक फाइल जलते हुए उनके ऊपर गिरती है। ये देख डॉक्टर अवस्थी हड़बड़ाते हुए खुद को झटकते हुए अन्या को देख रोते हुए उसके पैरों में गिर कहते हैं, मिस्टर चौहान प्लीज मेरी मदद करे, मैं। अन्या उसकी तरफ गुस्से में गरजती हुई कहती है, मैं नहीं सुनना, मुझे सच जाना है। सच क्या है? डॉक्टर अवस्थी अन्या की बात सुन डर जाते हैं और घुटनों के बल अपने कदम पीछे किए अपना हाथ जोड़ कहते हैं, सच्चाई मुझे ठीक से नहीं पता। अन्या गुस्से में देख कहती है, झूठ। डॉक्टर अवस्थी अपने गले में हाथ रख कसम खाई कहती है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मिस्टर अवस्थी की सांस आग के दोहे से फूलने लगी थी, इसलिए उनकी आवाज थामने सी लगी थी। अन्य बेचैन हुए पूछती है, राजवेंद्र अपने किसी काम के लिए सीड का इस्तेमाल करना चाहता था और अन्या और क्या? डॉक्टर अवस्थी अपने सांसों के लिए मकसद किए बड़े मुश्किल से कहता है, और सीड ही रुद्र राय चौहान है। डॉक्टर अवस्थी के मुंह इस खुलासे का सुन तो अन्या का दिल थाम सा जाता है। एपिसोड 282 अन्य का अंजन बिहेव। ओ गॉड फाइनली ठीक हो गया। कोल्ड स्वेट। डॉक्टर अवस्थी अपने सांसों के लिए मकसद किए बड़े मुश्किल से कहता है, और सीड ही रुद्र राय चौहान है। डॉक्टर अवस्थी के मुंह इस खुलासे का सुन तो अन्या का दिल थाम सा जाता है। वो जैसे अंदर से कौप सी जाती है। जिस बात का यकीन उसका दिल उससे हर वक्त दिला रहा था और दिमाग उस बात और हालातों को समझ झूलने को कह रहा था। इस दिल और दिमाग के जंग में अब उसकी जीत हुई। वो एहसास झूठे नहीं थे जिससे अन्या ने हर पल महसूस किया था। उसका दिल उसके रुद्र को पहचाने में नहीं चुका। ये सोच अन्या के आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी डॉक्टर अवस्थी की आवाज से उसका ध्यान उसकी ओर जाता है। डॉक्टर अवस्थी की हालत इस वक्त काफी बुरी हो चुकी थी। आग के लिपटों के बीच खुद को पाकर वो जैसे अपनी जिंदगी की भीख अन्या के कदमों में गिरकर मांग रहे थे। अन्या ये सुन उनका कॉलर पकड़ थोड़ा उन्हें उठते हुए आंखों में आंसू बनने आग ये गुस्से से उससे देख करक लहजे में कहती है, तुमने क्या कहा? मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। क्या किया तुम लोगों ने मेरे रुद्र के? बोलो। अन्या के चिल्लाने पर डॉक्टर अवस्थी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अपना हाथ जोड़ घबराहट में कैपते हुए बड़े मुश्किल से कहते हैं, मिसेज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे साची कुछ नहीं पता। सारा प्लान सारी चीज राजवेंद्र का था। उनसे ही मुझे ऐसे दावा बनने को कहा जिसका असर सीधा दिमाग पे हो और उनकी बीती यादें सब खत्म हो जाए। मुझे तो शुरुआत में तो इस बात की खबर ही नहीं थी। मुझे तो बाद में पता चला वो दावा उसने आपके पति रुद्र राय चौहान पे इस्तेमाल पर किया है और सबके सामने उनकी पहचाना सीट बताया है। इससे जायद मैं कुछ नहीं जानता। अन्या को उसके एक लफ्ज सुन बहुत जायद गुस्सा आ रहा था। वो काफी जायद गुस्से में डॉक्टर अवस्थी को घूर रही थी। दुआ और अन्या के ऐसे अंदाज से डरे सहमे डॉक्टर अवस्थी का हाल बेहाल हो चुका था। वो अन्या ने अपने जान की भीख मांग रहे थे, पर जैसे अन्या अब उससे भीख देने के भी इरादा नहीं रखती थी। इस सब के बीच डॉक्टर अवस्थी अपने शौक और दोहा में सांस न ले लेने के कारण वही बेहोश हो गए। उससे बेहोश देख अन्या एक झटके में अपने चेयर से उठती है
और कमरे से बाहर निकल जाती है। जियान भी ठीक अन्या के पीछे था। कमरे के ठीक बाहर जैन अपने टीम के साथ खड़ा था, जो अन्या के निकलते ही उस आग को बुझाने के लिए अंदर चले जाते हैं। अन्या जैन को देख उससे ऑर्डर देते हुए कहती है, जैन डू एस आई से ऑलरेडी। उस डॉक्टर क्या किसको भी तक नहीं पता चलाना चाहिए जो कुछ पल पहले हुआ अंदर वो हुआ भी था कि नहीं। ये सुन जैन हाँ में सिर हिलाता हुआ अपने काम में लग जाता है। अन्या वहां से जियान के साथ फौरन निकल जाती है। अन्या ने ये सब सिर्फ डॉक्टर अवस्थी को डरकर सच सुनने के लिए किया था। वो चाहती तो उस आग में भी उस डॉक्टर को एक हादसे में मौत करार कर सकती थी, लेकिन वो इतनी आसान सजा इस वक्त देना नहीं चाहती थी और न अपने दुश्मनों को वाकिफ करवाना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसके लिए रुद्र उसकी सबसे भी प्रायोरिटी थी। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया और जैन से कहकर उस केबिन को पहले जैसा कुछ ही पालों में करवा दिया था और साथ ही डॉक्टर अवस्थी को एक इंजेक्शन भी देने को कहा ताकि जब भी उन्हें होश आया तो ये सब एक सपना या तो दिमाग का एक इल्यूजन लगे। ये सब उन्हें उनके दिमाग का खेलन लगना चाहिए, जबकि ये अन्य के दिमाग अब खेल था। फ्लैशबैक। अन्या को जब से सीधी उसका रुद्र की सच्चाई पता चली थी, तब से रुद्र के सीने से लगने के लिए तड़प रही थी। वो बस रुद्र के बाहों में अब खुद को समेटना चाहती थी, पहले जैसा उनकी बाहों में भर अपने सालों का दर्द तड़प दुख सब बयां करना चाहती थी। पर जैसे वक्त ने अभी तक अन्या की परीक्षा लेने बंद नहीं किया था और उसे ये पल जीने के लिए अभी और इंतजार करना बाकी था। मोहब्बत होती है ऐसे, साथ ही दुनिया का सुकून, दूर को तो दर्द का फितूर हो और साथ होकर दूर हो तो जन्मों का तड़प हो। अन्या चाहती कि उन बाप बेटे के पल में वो भी शामिल हो पूरे हक से, लेकिन वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकती थी सिवाय दूर से उस पल को देख खुश होने के। वो अपने आंखों के बहते आंसू को पोंछ खुद से कहती है, मैंने इस पल के सिर्फ सपने देखे थे रुद्र की, आप होते तो हमारे बेटे से ऐसे ही खेलते, मैं अब दोनों यूं सुकून से निहारती। लेकिन आज सच हो भी कितना अधूरा है ये समझ नहीं आ रहा है, खुश हूँ या दुखी। आप सामने इस बात पे यकीन करूँ या आप इस वक्त मेरे साथ नहीं इस बात पे अफसोस करो। क्या करूँ? अन्या खुद से सवाल कर ही रही थी, तभी उसका मोबाइल बजाता है, जिससे उसका ध्यान अपने फ़ोन पे जाता है। अन्या जल्दी से अपना फ़ोन निकल चेक करती है और सामने स्क्रीन पर देखो जल्दी से अपने आंसू पोंछ खुद को शांत किए फ़ोन पिक कर पाती कि उससे पहले ही रुद्रांश की नज़र अन्या पे पड़ती है। अपनी माँ को वहाँ पाकर रुद्रांश आज दुगना खुश हो गया था, क्योंकि पहले कभी अन्या के पास उससे यू स्कूल से रिसीव करना का वक्त नहीं होता और वो चाह कर भी नहीं आ पाती। शायद ये रुद्रांश की छोटी सी जिंदगी का वो पहला पल था जब उसके मम्मा डैडी दोनों उससे यू पिक करने आए थे। रुद्रांश अन्या को देख खुशी से भागता हुआ उसके पास आता है और उसके पाँव से लिप्ट बड़े प्यार से कहता है, मम्मा आप भी आए हो मुझे लेने? देखो डैडी भी आए हैं और डैडी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। रुद्रांश बहुत खुश है मम्मा, वेरी हैप्पी। क्या भी आप उनके साथ आए हो? अन्या अपने बेटे को यूं देख जल्दी से अपना फ़ोन रख उसके पास नीचे बैठते हुए अपने बेटे का खिला हुआ चेहरा देख मुस्कुरा उठती है और उसके माथे पर हाथ फेर कहती है, नहीं बेटा मम्मा डैडी साथ नहीं आए हैं। फिर उसकी नज़र पीछे से जाते हुए सीट पे पड़ती है, इसलिए जो धीरे से उसके गालों को छू कहती है, बेबी मम्मा ने आपको समझाया था, मम्मा और डैडी बेबी सीक्रेट। ये सुन रुद्रांश छत से हाँ में सिर हिलाता हुए अपने होठों पर उंगली रख धीरे से कहता है, शुश मम्मा मुझे याद है, गेम खत्म होने तक मैं डैडी को डैडी नहीं बोलूँगा। अन्या रुद्रांश के मुंह ये शब्द सुन खुद को बहुत मजबूर समझती है कि अपने बेटे से अपने ही डैड को डैड कहने का हक नहीं दे पा रही है। ये हालत ने जाने कैसे करवा ली है। अन्या ये सोचते हुए रुद्रांश के गालों को छूते हुए देख रही थी कि रुद्रांश जल्दी से अपनी मम्मा का हाथ पकड़ बड़े क्यूटली कहता है, मम्मा देखो ना मेरे फ्रेंड मुझसे मिलने आए हैं, चलो ना हम सब घूमने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। रुद्रांश की बातें सुन अन्या खड़े होते हुए एक नज़र सीट को देख अनजाने भाव लिए पूछती है, मिस्टर रहेजा आप यहाँ? ये सुन सीधा में सिर हिलाते हुए कुछ हिचकते हुए कहता है, हाँ वो मैं बस गुजर रहा था तो सोचा जूनियर चौहान से मिल लूँ, मैं बस मिलकर जा ही रहा था। ये सुन रुद्रांश छत से सीट का हाथ पकड़ कहता है, नो यू प्रोमिस मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, आप मत जाओ ना प्लीज। रुद्रांश के यूं कहने पर सीट उससे देखते रह गया। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो इस छोटे से बच्चे का दिल तोड़ दे और न ये समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। अन्या सिचुएशन देख सीट के कुछ कहने से पहले ही रुद्रांश को अपने गोद में उठा लेती है और उससे समझते हुए कहती है, बेबी आप तो मम्मा के गुड बॉय हो ना, आपके फ्रेंड को जाना होगा, उन्हें भी तो ढेर सारे काम होंगे न मम्मा के जैसे।
बट आज मम्मा फ्री है अपने बेबी के लिए, तो आज मम्मा और बेबी ढेर सारी मस्ती करेंगे। ओके, ये सुन थोड़ा मायूस हो जाता है। वो मायूसी भारी नजरों से सीड को ताकते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अन्या कहती है, गुड बॉय, लेट्स गो, आज मम्मा और रुद्रांश फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल का जिक्र सुन रुद्रांश थोड़ा हैप्पी तो हो गया और झट से अपना सिर हिला दिया। अन्या ये देख सीड को एक नज़र देख वहां से जानने लगती है। रुद्रांश अन्या के गोद में हुए पीछे मुड़कर सीड को देख थोड़े मायूसी से बाएं में हाथ हिलाता है। ये देख सीड उससे मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है, लेकिन रुद्रांश यूं उदास चेहरा उससे देखा नहीं जा रहा था। वही अन्या बहुत मुश्किल था। बाप बेटी को वो अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। हालातों में आगे मजबूर थी और जज्बातों में अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो रुद्रांश का मूड ठीक करने के लिए उससे एक पार्क में ले आई, जहां मासूम काफी सुहाना था, जैसे बारिश होने को था। रुद्रांश थोड़ा उदास था, इसलिए अन्या उससे चेयर करने के लिए फुटबॉल उससे पास करती है। कुछ ही पालों में रुद्रांश को मजा आने लगा और वो भी खेलने लगा। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। ये देख अन्या रुद्रांश को चलने का कहती है कि रुद्रांश माना करते हुए कहता है, नो मम्मा, अभी अभी तो आए हैं। अन्या उसकी बात सुन कहती है, बेबी आप बीमार पड़ जाओगे ऐसे, अभी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। ये सुन रुद्रांश अपने सिर पर हाथ कहता है, ओह मम्मा, रुद्रांश से स्ट्रॉन्ग बॉय, कुछ नहीं होगा, चीची माँ ने इतना सारा मिल्क पिया है मुझे, आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय। और आप डर रहे हो ना रुद्रांश ने हार जाओगे, क्योंकि मम्मा को फुटबॉल खेलने नहीं आता। इतना बोल रुद्रांश छत से फुटबॉल मारता है जो अन्या के साइड से चला जाता है। ये देख अन्या अपने कमर पर हाथ रख कहती है, अच्छा बच्चू, मम्मा को नहीं आता, अब दिखती हूँ मैं मम्मा मैजिक। इतना बोल अन्या अपने सैंडल उतार साइड में फेंक देती है और रुद्रांश की खेलने लगती है। अब बारिश भी शुरू हो गई थी, पर अब दोनों को इस बात की परवाह नहीं थी। रुद्रांश और अन्या यूं मस्ती करते हुए खेल रहे थे। रुद्रांश हारने लगा तो वो अपने कमर पर हाथ रख मुंह बनाकर कहते हैं, मम्मा आप चीटिंग कर रहे हो। अन्या उसकी बात सुन हंसते हुए कहती है, अच्छा बच्चू, अब मम्मा जीत रही है तो चीटिंग कर रही है, आप ये क्यों नहीं कहते, मम्मा से हार गए आप। ये सुन रुद्रांश मुंह सिकोड़ अपनी कॉलर उचक कर कहता है, रुद्रांश, रुद्र राय चौहान किसी से नहीं हारता। रुद्रांश का वो लुक देख अन्या के होठों पर मुस्कान स्माइलिंग फेस आ जाती है। वो अपना सिर हिलाते हुए खुद कहती है, हम हार तो मानोगे नहीं क्योंकि अपने डैड पे जो गए हो जिद्दी। अन्या अपने ख्यालों में ही थी कि तभी रुद्रांश तेजी से बॉल अन्या की तरफ फेरता हुआ उससे आवाज देता है। ये सुन अन्या अपने होश में आते हुए जैसे बॉल के पास आगे बढ़ने को होती है कि पीछे से कीचड़ में उसका पाँव पिछाल जाता है और वो जैसे गिरने को होती है कि दो मजबूत बाहें उससे हवा में ही थम लेती है। एपिसोड 283 जस्ट लाइक अ फैमिली। जैसे गिरने को होती है कि दो मजबूत बाहें उससे हवा में ही थम लेती है। ये देख अन्या हैरान सी जैसे ही अपनी निगाहें उठाकर सामने देखती है तो उसकी निगाहें सीधा दो काली काली गहरी निगाहों से जा मिलती है। ये और नहीं बल्कि सीड था। सीड को अचानक वहां देख अन्या थोड़ी हैरान हो जाती है। वो कुछ क्या कर पाती, उससे पहले ही अन्या उसकी निगाहों में खोती चली जा रही थी। चाह कर भी वो सीड से नजरें नहीं हटा पा रही थी। आज अन्या ने ऑफ वाइट कलर का जंपसूट पहना था जिसके बैक कमर साइड में बड़ा सा कट था और बारिश में भीगे अन्या की ठंडे बदन पे सीड का गर्म हाथों का स्पर्श अन्या को वही 3 साल पहले के जैसे दिल को बेकाबू कर देने वाली एहसासों ने खुद में कैद करना शुरू कर दिया था। अन्या जैसे एक पल सब भुला कर बस खो गई उस पल में। शायद सीड के पहचान में छुपे रुद्र के दिल का भी यही हाल था। उनके दिल एक दूसरे से जुड़ा थोड़ी थे। वो दोनों बारिश में डूबे एक दूसरे के आगोश में थे कि तभी सीड को वहां देख रुद्रांश भागते हुए सीड के पास आता है और उसके पाँव से लिप्त खुश होते हुए कहता है, वाओ, आप या फिर रुद्रांश के पास वापस आ गए। रुद्रांश की आवाज़ सुन जैसे अन्या हरकत में आ जाती है। वो झट से सीड की बाहों से दूर हट अपना सिर दूसरी तरफ कर खुद की आंखें बंद कर कोशती, आखिर वो एक पल के एहसासों में इतनी जल्दी कैसे बह सकती है। माना वो उसका रुद्र है लेकिन सिचुएशन अभी उसके हक में नहीं है। ये सोच वो खुद कोश कर खुद रही थी। वही अन्या के अपने बाहों से दूर जाने से सीड एक पल बस अपने खाली हाथों को ताकते रह गया। फिर अपना ध्यान रुद्रांश पे ले जाते हुए नीचे बैठ उसके माथे पर हाथ फेरता हुआ प्यार से कहता है, हम मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया था तो कैसे नहीं आता, वैसे भी आपके जाने के बाद मैंने आपको जो मिस किया। सीड की बातें सुन रुद्रांश खुश होते हुए कहता है, क्या सच्ची? तो क्या मेरे और मम्मा के साथ फुटबॉल खेलेंगे?
ये सुन अन्या उचकते हुए रुद्रांश को माना करने को होती है कि रुद्रांश जल्दी से अन्या की तरफ इशारा कर बड़े क्यूट अंदाज में अपने होठों को गोल गोल घुमाए कहता है, देखो ना मम्मा कब से चीटिंग कर रही है। ये सुन अन्या की आंखें रुद्रांश को देख बड़ी हो जाती है। तो वही सीध के होठों पर रुद्रांश की बातें सुन मुस्कान आ जाती है। वो एक तिरछी नजरों से अन्या को देख कहता है, अच्छा मुझे नहीं पता था मिसेज चौहान चीटिंग भी करती है, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। इतना बोलते हुए रुद्रांश को अपने गोद में उठाकर अन्या की देखता है। तो अन्या उसकी बात सुन हवा में उड़ाए कहती है, मिस्टर रहेजा चीटिंग वो करते हैं जो हार से डरते हैं, और मुझे हार को जीत में कैसे बदलना वो बखूबी आता है। एंड आई सी आपको तो उसका टेलर देखने को मिल ही चुका होगा। अन्या की बातों का अंदाज सुन सीध काफी अन्या से इम्प्रेस हुए देख मुस्कुराता है। फिर रुद्रांश की ओर देख कहता है, तो ठीक है हो जाए फुटबॉल मैच, देखते हैं कौन जीता है, गर्ल या बॉय टीम। इतना बोल सीध रुद्रांश को हाई फाई देता हुआ आगे बढ़ जाता है। अन्या तो बस देखते रह जाती है। रुद्रांश सीध के आने से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए इस वक्त अन्या कुछ नहीं कहती। वो तीनों बारिश में लाई के हैप्पी फैमिली फुटबॉल खेलने लगते हैं। इस मैच अन्या और सीध करीब भी आते तो अन्या के लिए हर यूं मुश्किल होने लगता है, पर न चाहते हुए वो पालों में अनजाने में ही सही आज अन्या खुश थी। जैसे बारिशों का सपना एक हंस खेलता परिवार का सपना उसके और रुद्र और उसके बच्चे के साथ का सपना पूरा जो रहा है। तीनों ने बहुत मस्ती की वहाँ। बारिश तेज होते देख सीध रुद्रांश को गोद में लिए अन्या को चलने को कहता है। तीनों अन्या की कार के पास आते हैं तो सीध अन्या ने कार की चाबी लिए खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है, अन्या को रुद्रांश देता है। अन्या भी जल्दी से बारिश से बचने के लिए अंदर बैठती है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। कार में अन्या हीटर ऑन किए रुद्रांश को टॉवल से कवर कर उसका सिर पोंछ रही थी, पर रुद्रांश को जैसे आज मस्ती करना था वो इधर उधर हो रहा था। ये देख अन्या कहती है, रुद्रांश ठीक से बैठो बेटा, देखो आप गीले हो चुके हो, आपको ठंड लग जाएगी। ये सुन रुद्रांश एटीट्यूड में हुए कहता है, ओह मम्मा रुद्रांश से स्ट्रॉन्ग बॉय, कुछ नहीं होता। अन्या उसकी बात सुन उससे घूरते हुए कहती है, अच्छा कुछ नहीं होता तो जब अब डॉक्टर मोटी मोटी सुई आपको लगाएगी न तब आप मम्मा ने मत कहना बचने को। ये सुन रुद्रांश का मुंह बन जाता है। तो वही सीध माँ बेटे की ये प्यारी नोकझोंक देख मुस्कुराते हुए रुद्रांश के सिर को सहलाते हुए कहता है, जूनियर चौहान मम्मा सही कह रही है, अगर आप बीमार पड़ जाओगे तब हम दोबारा मस्ती कैसे करेंगे। फिर अन्या की तरफ देख चिढ़ने वाले स्वर में कहता है, और आपकी मम्मा कैसे दोबारा हराएंगे। ये सुन रुद्रांश खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब दोबारा जाएंगे, वाओ बहुत मजा आएगा, बहुत सारी हम मस्ती करेंगे हम तीनों, लाइक ए फैमिली। इतना बोल रुद्रांश खुश होते हुए अन्या को गले लगा कहता है ना मम्मा। लाइक का फैमिली शब्द सुन अन्या एक पल खामोश हुए सीध की ओर देखती है तो सीध की भी निगाहें अन्या पे चली जाती है, जिससे देख अन्या जल्दी से अपनी निगाहें सीध से हटाकर रुद्रांश की तरफ देख बस धीरे से अपना सिर हिला देती है। उसके बाद अन्या ने कार में कोई बात नहीं की, बस रुद्रांश और सीध कुछ न खुश बोल रहे थे और अन्या बस कार के विंडो से बाहर देख अपनी सोच में डूब गई। रुद्रांश थक चुका था, इसलिए वो अन्या के सीने से सिर रख सो गया। ये देख अन्या भी उससे अच्छे से होड़ कर उसके माथे पर चूम सीध को देख अपने मन में कहती है, लाइक ए फैमिली, हाँ बेटा लाइक ए फैमिली, हम सब साथ रहेंगे दोबारा बहुत जल्द। रुद्र आप मेरे पास होगे, मेरे साथ होगे, वादा है मेरा खुद से। अन्या खुद से वादा करती है। कुछ ही पालों की कार चौहान मैंशन में जा रुकती है। अन्या की गोद में रुद्रांश था, इसलिए सीध जल्दी से अपनी साइड से उतर अन्या के लिए डोर खोलता है। अन्या रुद्रांश को अपनी गोद में लिए बाहर आती है और जैसे ही आगे बढ़ने को होती है कि वो पीछे पलट शक अंदाज में कहती है, मिस्टर रहेजा थैंक यू फॉर दिस, बट मेरे ख्याल से अब आपको अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसको खबर हो गई कि आप यहाँ मेरे साथ हैं तो सॉरी बट पूरा बेदी परिवार यहाँ उठकर आ जाएगा फालतू के बातों को लिए, एंड सो कॉल्ड योर वाइफ, उन्हें दोबारा गलत फैमिली हो जाएगी। हम सीध अन्या की बात सुन बस उससे ताकते रह जाता है। नीतिया को खुद वाइफ अन्या के मुंह से सुन सीध उसे जैसे क्लियर करने को चाहता है कि तभी अन्या उससे कार के बीच कह दे देती है, जियान मिस्टर रहेजा सही सलामत घर छोड़ देना, गुड बाय। इतना बोल अन्या रुद्रांश को लिए चुपचाप अंदर चली जाती है तो वही सीध देखते रह जाता है। अन्या के शब्द उससे अंदर तक चुप से गए थे। अन्या का उसके घर के दहलीज पर उसे ये रियलाइज करवाना कि वो जो पल वो कुछ पल जी रहा था वो बस उसका ख्वाब था। जो वक्त उसने अन्या और रुद्रांश के साथ बिताया वो सिर्फ उसकी जिंदगी का एक पल था, उसके लिए उसकी जिंदगी नहीं।
उसके अंदर उठ रहे फीलिंग ये उसके बहुत अजीब सा था। अन्या की बातों से वो हद था या अपने देखे ख्वाबों के टूटने से। सीड यही सोच में उस घर देखता है कि जियान उससे चलने का कहता है, जिससे सुन सीड जैसे मन को महसूस वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ बेदी मेंशन में सीड के न मिलने पर जैसे तूफान मचा था। मिस्टर बेदी को रह रह ये डर सता रहा था कहीं उनकी इतनी मेहनत जाया न हो जाए, कहीं उससे कुछ याद न आ गया हो। वही नीतियां परेशान सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था कहीं सीड अन्य के पास न चला जाए। यही सोच में वो बौखलाए हुई मिस्टर बेदी से कहती है, डैड आप यहाँ ऐसे बैठे क्यों है? कुछ करे। हम एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। जा यही होगा, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। नीतिया की बात सुन मिस्टर बेदी उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, नीतिया बेटा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपने आदमी भेजे हैं, वो जल्दी सीड को ढूंढ लाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुन नीतिया थोड़े ऊंचे स्वर में कहती है, डैड कैसे चिंता नहीं करो, मुझे पता है वो जरूर उस अन्या चौहान ने सीड को ले गई होगी। आप बैठे क्यों है, हमें उसके घर जाना चाहिए। सीड वही होगा, मैं कह रही हूं ना, अगर आप नहीं जाते हो मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा था हमें जाने दे वापस, पर नहीं, आप तो बस अपनी जीत के सपने लिए बैठे हैं। अगर वापस लौट जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो अन्या चौहान कुछ नहीं कर पाती। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था आपको डैड दूर रखना चाहिए था हमें सीड को इन सब चीज में, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ है। अब चाहे कुछ हो जाए, मैं सीड को लिए आज ही वापस लौट जाऊंगी। ये सुन अब मिस्टर बेदी को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए थोड़े कड़क आवाज में कहते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगी और सीड जाएगा। तुम्हें कंपनी अपने डैड की हालत दिखाई नहीं दे रही है। अगर सीड चला गया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नीतिया भी आज उखड़े स्वर में कहती है, तो क्या खुद के लिए सीड को उस अन्या चौहान के पास भेज देगे? ये सुन मिस्टर बेदी में ताने कहते हैं, हाँ भेज दूंगा। ये सुन तो नीतिया दंग रह जाती है। वो आवक से अपने पिता को देखने लगती है। वही दूसरी तरफ अन्या रुद्रांश को घर छोड़ वापस ऑफिस आ चुकी थी और अपने केबिन में बैठी बेसब्री से किसका इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही पालों की अन्या के केबिन का डोर नॉक होते हुए खुलता है, जिससे अन्या की बेस पर निगाहें दरवाजे पे टिक जाती है, जहां से जियान अपने साथ एक आदमी को लिए अंदर आता है। अन्या उस आदमी को बैठने का इशारा करते हुए अपने वही करक अंदाज में कहती है, यस डॉक्टर क्या रिजल्ट है? अन्या के ये पूछने पर अमन बैठा आदमी जो कि एक डॉक्टर था, वो थोड़ी परेशानी भरे भाव लिए कहता है, मिसेज चौहान रिजल्ट नॉट गुड है। ये दावा एक तरह का जहर है, इससे याददाश्त पर असर होने के साथ साथ ब्रेन और बाकी सेल से भी असर पड़ता है। ये एक एडिक्टिव फिक दवाई है, अगर आप उन्हें लेना बंद कर से तो वो आपकी हालत और बात से बदतर कर सकता है। इस सिचुएशन में आप पेशेंट को उनकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश करना बहुत रिस्क भी हो सकता है। ये सुन अन्या का दिल बैठ गया और हाथों की मुठ्ठियां काश गई। वो खुद को संभले कहती है, सॉल्यूशन डॉक्टर। अन्या की बात सुन डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, मिसेज सॉल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी कुछ वक्त यूं ही चलने दे और उस मेडिसिन का एंटीडोट दे ताकि सबसे पहले उस दवा का लात खत्म हो सके, पर उससे भी स्पेशली प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद शायद कोई चांस है। ये सुन अन्या उसी अंदाज में डॉक्टर की ओर देख कहती है, वक्त डॉक्टर, कितना वक्त लगेगा इन सब में? डॉक्टर, ये उस सिचुएशन में डिपेंड करता है ये दवा कितने वक्त से पेशेंट को दी जा रही है एंड कितना असर उनके दिमाग पे हुआ एंड मेंटली स्टेबिलिटी कितनी है, तभी कुछ कह सकते हैं। शायद 2 महीने या 2 साल। एपिसोड 284 सिटकम चौहान इंडस्ट्री। शायद 2 महीने या 2 साल। अन्या उनकी बात सुन टेबल पर अपना कोहनी टीका अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए अपने होठों पर रख डॉक्टर की बात को सोचने लगती है। फिर डॉक्टर को जाने का इशारा करती है, जिससे देख जियान डॉक्टर को बाहर भेज देता है और खुद अन्या के सामने खड़ा हो जाता है। अन्या अब तक वैसे ही अपने सोच में डूबी थी कि जियान थोड़ा बेसब्र हुई कहता है, बॉस आप बस एक इशारा करे, रातों रात उस बेदी का नामो निशान मिटा देंगे और सर को वापस ले आएंगे। सर का अब वहाँ रहना सेफ नहीं है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना उन बेदी परिवार का कोई भरोसा नहीं। अन्या जियान के आंखों में गुस्सा देख अन्या काफी आराम लहजे से कहती है, डोंट वरी जियान, उन बेदी से कैसे निपटना है वो मुझे अच्छे से पता है। जिसने मुझे मेरे रुद्र से दूर किया है वो खुद उन्हें मेरे पास भेजेंगे, चाहे मर्जी से या मजबूरी से। अन्या की बातों में इस वक्त एक सातिर मुस्कान छुपी थी, जिसका परिणाम जियान बखूबी जानता था। अन्या फिर जियान को देख आगे कहती है, एंड जहाँ तक बात रही रुद्र की तो हम अभी जल्दबाजी नहीं कर सकते
और खासकर ये बात अभी हमारे अलावा किसको खबर नहीं लगनी चाहिए, फैमिली में से किसको नहीं, क्योंकि बहुत बातें अब तक सुलझी नहीं है। इतना बोल अन्या अपनी एक उंगली से अपने माथे को सहलाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहती है, तुमने बताया था कि हमारे अलावा भी कोई रुद्र की तहकीकात कर रहा था, एंड उनका पीछा भी। ये सुन जियान सीरियस अंदाज में कहता है, यस बॉस, मेरे ख्याल से हमें जैसा पहली नज़र में शक हुआ था किसी और को भी इस बात का शक था। अन्या कौन? जियान, ये अभी तक समझ नहीं आया बॉस, क्योंकि हमारे आदमी जब तक उस तक पहुंचे तब तक उसने सुसाइड कर लिया है एंड हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला उस आदमी से रिलेटेड। अन्या जियान की बात सुन गंभीर स्वर में थोड़े गुस्से आई कहती है, तो पता करो, कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार रुद्र तक कोई पहुंच नहीं पाना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। अंडरस्टैंड? अन्या की बात सुन जियान अपनी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। तो वही अन्या कुछ सोचते हुए अपने पास से एक ज्वेलरी बॉक्स निकल उससे देखने लगती है और अपने थामते हुए हाथों उस बॉक्स को अपने कर उसमें रखी चीज निकलती है और अपने हाथों में लिए उससे देखने लगती है। ये अन्या का मंगलसूत्र था जिसने रुद्र ने अन्या को शादी के वक्त मजबूरी में पहनाया था। अन्या और रुद्र को एक दूसरे से जुड़ने की वो पहली कड़ी थी, वो प्यार सा बंधन था। 3 साल पहले अन्या को इससे उतरना तो पड़ा था, लेकिन वो इससे दूर नहीं हो पाई थी। वो पल उसे अपने पास रख रुद्र ने जुड़ने की वजह मानती थी, जो उसके लिए अनमोल था। आज उस रिश्ते को वापस से वजूद में देख अन्या थोड़ी नम सी उस मंगलसूत्र को छुए खुद से कहती है, बस थोड़ा और इंतजार रुद्र आपके वापस आने का। मैं इसे आपके हाथों से इस बार पूरे हक से पहनूंगी, बिना किसी मजबूरी के। हमारा ये रिश्ता दिल से बंधेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। अन्या अपनी बात कहे मुस्कुरा देती है और उस मंगलसूत्र को जैसे रुद्र समझ अपने सीने से लगा लेती है। अगली सुबह चौहान इंडस्ट्री में एक कार चौहान मेंशन के आगे रुकती है और उसमें से नीतिया और सीड बाहर आते हैं। नीतिया का तो न वहाँ खुद आने का मान था और न सीड को भेजने का, पर उसके डैड की मजबूरी की वजह से उससे आना पड़ा। उनका 3rd प्रोजेक्ट की डील अब अन्या को साइन करना था और अन्या वो डील उन्हें चाहिए थी किसी भी कीमत पे, जिसके लिए राजवेंद्र जी ने सीड के सामने अपना इमोशनल कार्ड खेल सीड को इस बात के लिए मना लिया था कि किसी भी कीमत पर सीड को वो डील हासिल करनी होगी। यही सारी वजह से वो लोग आज अन्या से मिलने चौहान इंडस्ट्री आए थे। सीड उस बिल्डिंग और वहां लगे बड़े से नाम के बोर्ड को जैसे देखते ही रह गया। उस बोर्ड से, उस नाम से, उस जगह से उसकी पहचाना जैसे बरसों की हो। नीतिया सीड के पास खड़ी मुंह बना कहती है, चले। सीड नीतिया के फेशियल एक्सप्रेस देख अपने एक भोई उचकते हुए कहता है, नीतिया इस अंदाज तो भिग भी नहीं मिलती। तुम यहाँ करोड़ों की डील मंगाने आए हो, जरा खुद एक्सप्रेशन तो सुधार लो। बी पोलाइट एंड जेंटल। सीड की बात सुन नीतिया चिढ़े हुए स्वर में कहती है, मेरा बस चले तो मैं अपनी शकल दिखाने भी नहीं आऊँ कभी, और न मुझे इन चौहान की भीख की जरूरत है। वो तो बस डैड की बात टाल नहीं पाए इसलिए यहाँ खड़ी हूँ। नीतिया की बड़ी बड़ी बात सुन सीड के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे मन ही मन वो उसका मजाक उड़ा रहा हो, पर वो नीतिया से कुछ कहता नहीं, बस उससे चलने का इशारा करते हुए खुद अंदर चला जाता है। आई होप यू ऑल लाइक टुडे चैप्टर। एपिसोड 285 इंटेजर। सीड और नीतिया रिसेप्शन के पास जाते हैं और सीड आगे बढ़ अपना इंट्रो देते हुए काफी जेंटल वे कहता है, एक्सक्यूज मी, हियर आई एम सिद्धार्थ रहेजा फ्रॉम बेदी इंडस्ट्री। I am here to meet Mrs. Chauhan. Could you please arrange for IT? सीड अपनी बात कहे इस रिसेप्शनिस्ट को देखता है, जो अल्पाल्क सीड को देखे ही जा रही थी। वो धीरे से मन में बुदबुदाए कहती है, रुद्र सर। बेचारी इस वक्त खुद जैसे शॉक में चली गई थी। उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो सामने देख रही है वो सच है। अगर सच है तो रुद्र को इतने पोलाइट वे में बात करते थे तो शायद ही किसी ने आज तक देखा होगा ऑफिस में। वो बस आंखें फाड़े उससे देख रही थी। ये देख नीतिया की आंखें चढ़ गई। वो सीट को साइड किए उस रिसेप्शनिस्ट से थोड़े रुड तरीके से बोलते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, तुम्हारा देखना हो गया हो तो जो बोला है वो करो। टेल हिम वी वांट टू मीट हिम। नीतिया का लहजा सुन तो रिसेप्शनिस्ट उससे एक नज़र घूरती है, फिर एक फेक स्माइल लिए कहती है, होल्ड ऑन मैम। इतना बोल रिसेप्शनिस्ट अपना फ़ोन उठा अमन को कॉल कर इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है। अमन से बात होने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट नीतिया को नगवारी से देखते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहती है, सॉरी मैम बट बॉस इज तो बीसी। ये सुन नीतिया का दिमाग हिल जाता है और साथ ही उसकी मुठिया काश जाती है। वो गुस्से में उस रिसेप्शनिस्ट से कुछ कहती कि सीड उसकी बाहें पीछे खींच कहता है, व्हाट आर यू डूइंग नीतिया? क्या तुम अपने डैड के वर्ड्स भूल गई हो? हमें हर कीमत पर ये डील साइन करवाना है एंड तुम्हारे इस रुड बिहेव से कहीं हम सब खो न बैठे।
इसलिए बिहेव योर सेल्फ। इतना बोल सीड एक झटके में उसकी बाहें छोड़ देता है, जिससे देख नीतियाँ तो बस देखते रह जाती है, क्योंकि सीड उससे जल्दी रूड बात करता था एंड जल्दी उससे किसी बात के लिए टोकता भी नहीं था। लेकिन आजकल तो जैसे उसका सीड उससे सीड ही नहीं लग रहा था। वही सीड आगे बढ़ रिसेप्शनिस्ट से जेंटल हुए बात कर कुछ ट्राई करने को कहता है। देन रिसेप्शनिस्ट दोबारा फोन लगाकर अमन से बात कर उससे वेट करने का कहती है। अगर अन्या का शेड्यूल फ्री हुआ तो वो मीटिंग कर सकते हैं। ये सुन सीड थैंक यू बोल वही वेटिंग एरिया में नीतियाँ को लिए बैठ जाता है। ये इंतजार तो अब नीतियाँ भरी पड़ने वाला था, क्योंकि ये इंतजार न 1 मिनटों का हुआ न घंटों का न 1 दिन का। नीतियाँ और सीड लगातार 3 दिन से वही उसी काउच पे सुबह से शाम बैठ बस अन्या से मीटिंग के इंतजार कर रहे थे। नीतिया का तो गुस्से बुरा हाल हुए जा रहा था। उसका तो जी कर रहा था कि अभी के अभी अन्या के केबिन की जाए और गला दबा से, पर वो सीट के चलते उसके सामने अपनी इमेज के चलते बस बैठे रह गई। आज तीसरा दिन था और आधा पहर निकल गया था। नीतिया अब थोड़ी झलाते हुए कहती है, सीड मुझे नहीं लगता कि वो अन्या चौहान हमें मौका भी देगी अपनी प्रेस्टेशन का। लगातार 3 दिनों से हम यहाँ बस मौके की तलशा में बैठे, पर देखो सिवाय इंतजार के कुछ हासिल नहीं होगा। लेट्स गो सीड, ये इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, हम कोई और रास्ता निकल है न। नीतिया की बात सुन सीड जो अपने मोबाइल पे कोई बिजनेस न्यूज देख रहा था, वो बड़े सीरियस अंदाज में कहता है, होगा नीतिया जरूर होगा। इस इंतजार का फल हमें 800 करोड़ की डील से होगा। नीतिया सीड की बात सुन जैसे उसके बातों की गहरी में तवज्जो ना देते हुए कहती है, अच्छा तो क्या हम इसके लिए जिंदगी भर इंतजार ही करते रहे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें उस अन्या चौहान का इंतजार करने में बड़ा मजा आ रहा है, और तुम जिंदगी भर उसका इंतजार करने वाले हो। नीतिया की बातों में एक जलेसी थी, जिसे सुन सीड उसकी तरफ देख बड़े रहस्यमय अंदाज में कहता है, यस आई लव इट एंड आई डू इट टिल माई लास्ट ब्रेथ। ये सुन नीतिया हैरन निगाहों से देखती है तो सीड अपने अंदाज छुपाए वापस से फोन में देखते हुए कहता है, बी किड्स शो हर इम्पोर्टेंसेस एंड वैल्यू फॉर अस। एंड इसके जवाब में हमें भी अपनी मेहनत और काबिलियत से पहले अपनी पेशेंस लेवल का शायद टेस्ट देना होगा। बिजनेस जल्दबाजी में नहीं होता, इसलिए शांति से बैठो वरना तुम जा सकती हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारे डैड ये काम मुझे दिया है तो मैं ही अकेले ही करूँगा। वैसे भी अभी तक उस डील की स्टार्टिंग और किसी और प्रपोजल के लिए मिसेज चौहान ने कुछ किया नहीं है। थॉट मीन्स चांस भी हमारे हाथ में है। इतना बोल सीड नीतिया को कुछ बिजनेस टीम्स एंड ऐसे ट्रिक की बातें करता है तो नीतिया बस देखते रह जाती है। इतना तो शायद उससे खुद को खबर नहीं थी। वो वहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स टीम्स को आसानी से समझ चुका था जो नीतिया के लिए पॉसिबल नहीं था। सीड के अंदाज और बातों में अन्या के बार बार यूं जिक्र से अब नीतिया टेंशन होने लगी थी, जैसे वो इन सब में अब उससे खो न दे, कहीं कुछ याद न आए उससे जो वो अफोर्ड नहीं करना चाहती थी। इसी टेंशन में वो वहाँ बैठे रही थी कि तभी कॉरिडोर से गुजरते आयुष की निगाहें उन पर जाती है, जिससे देख आयुष के होठों पर एक मुस्कान चाह जाती है। वो जल्दी से अपने अन्या की केबिन की ओर बढ़ जाता है और उसका दरवाजा नोककर अंदर आता हुआ देखता है तो अन्या अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को बड़े ऑन कर अपने मोबाइल में आराम से गेम खेल रही थी। ये देख आयुष हंसते हुए उसके सामने वाले चेयर पर बैठ कहता है, ओह मैडम ये जुलमी पत्नी बनी कब तक बेचारे अपने पति को सताओगी? 3 दिन होने को आए हैं, अब तो बच दो यार। अन्या आयुष की बात सुन अपनी नज़र एक बार डेस्कटॉप पर फेरे एक ठंडी आह भर कहती है, अभी तो सिर्फ 3 हुए हैं आयुष, 3 साल का हिसाब अभी भी बाकी है। ये सुन आयुष अपना हाथ सिर पर टिका कहता है, ओह गॉड मैं तो बाल बाल बच गया। अन्या उसकी बात सुन सवालिया निगाहों से उससे देखती है तो आयुष बड़े सीरियस बने कहता है, वही तो अगर सोच तेरी शादी मुझसे हो जाती तो मैं तो तेरा ये पत्नी दुराचार या अत्याचार से तो मैं देश का पति पीड़ित बन जाता है। ओह गॉड मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। सही कहते हैं लोग, हर अच्छे बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, इसलिए तो तेरी शादी रुद्र से हुई और मैं बच गया। इतना बोल आयुष अपना हाथ खड़ा कर हंसने लगता है कि अन्या गुस्से में उससे बुरी तरह घूरते हुए कहती है, मैनेजर आयुष बुरे अच्छा कर्मों का फल कैलकुलेशन बाद में करना, सबसे पहले मुझे आज के आज पीछे 2 महीनों के प्रोजेक्ट की डाटा शीट चाहिए एंड हाँ कॉपी में विथ मार्केट रेशियो के साथ। ये सुन आयुष आंखें फाड़ अन्या को देखता हुआ कहता है, बट इतना सारा काम एक दिन में मैं अकेले, हाउ थॉट पॉसिबल? मैं कैसे करूँगा? ये क्या है? अन्या उसके उड़े रंग देख बड़े कमली अनजान बने कहती है, बर्ड फ्रूट रिजल्ट। अन्या की बात सुन आयुष उससे अजीब नजरों से देखता हुआ समझने की कोशिश करता है कि अन्या घड़ी पर इशारा करती है, जिससे देख आयुष डर से जल्दी भाग जाता है।
ये देख अन्या मुस्कुराते हुए वापस अपनी नज़र डेस्कटॉप स्क्रीन पे टिकाया कहती है, हम 3 दिन 3 साल इंतजार, बट नाउ इज शो टाइम रुद्र। इतना बोल अन्या एक डेविल स्माइल दिए उस स्क्रीन को देखती है। वही एक छोटे से होटल के बाहर एक स्कूटी रुकती है जिसमें सुहाना और टिया उसकी फ्रेंड थे। टिया वहां सुहाना को ड्रॉप करने आई थी। सुहाना स्कूटी से उतरते हुए टिया से जल्दबाजी में कहती है, चल टिया बाय, आज मेरी नाइट शिफ्ट भी है तो तू आज प्रिंसेस के पास हॉस्पिटल प्लीज चली जाना, उससे अकेले नींद नहीं आएगी वहाँ। इतना बोल सुहाना जानने लगती है तो टीना उसका हाथ पीछे से पकड़ उससे रोकते हुए फिक्र से कहती है, यार सुहाना रुक तो, ऐसा कब तक चलेगा? पीछे कुछ दिनों से तूने इतनी जायद नाइट शिफ्ट के साथ साथ हजारों काम कर लिए हैं कि अब अपनी हालत देख कैसे बेजान हो गई। टिया की बात सुन सुहाना अपनी मजबूरी में जैसे हंसते हुए कहती है, टिया अब कोई ऑप्शन नहीं है यार, हमें कैसे भी करके पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा, वरना हम प्रिंसेस को खो देंगे, और तू जानती है मैं हार नहीं मानती इतनी आसानी से, और वैसे भी अब क्या अमीरों के भरोसे क्या हम हार मान लेंगे। सुहाना की बातों का इशारा उस गोयल ट्रस्ट पर था, जिसके बाद से उसे गोयल नाम से और खासकर अभय से थोड़ी नफरत हो गई थी। टिया सुहाना की बातें सुन वो भी थोड़ी मायूस सी हो गई। ये देख सुहाना मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ कहती है, चल अब फालतू बातें छोड़ और मुझे जाने दे, वरना तेरी इस बातों और चिंता की घड़ी में कहीं मेरी बॉस की घड़ी न निकल जाए। इतना बोल सुहाना हंसने लगती है तो टिया भी उसकी बातों में मुस्कुरा कर उससे जाने का कह देती है। सुहाना टिया को बाय किए जल्दी से होटल के अंदर आती है तो वहां का नज़ारा देख उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि होटल के सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जैसे सामान शिफ्ट हो रहा हो। ये देख सुहाना कंफ्यूज सी अपने वर्किंग एरिया की तरफ जाती है, जहां इस होटल का मैनेजर के साथ वहां के और भी स्टाफ थे जो थोड़े अपसेट लग रहे थे। सुहाना जल्दी से उस मैनेजर के पास जाती हुई पूछती है, सर ये सब क्या है, सारा सामान क्यों हटाया जा रहा है, क्या हम रेनोवेट कर रहे हैं इस जगह को? मैनेजर सुहाना की बात सुन थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं सुहाना, क्योंकि हमारे बॉस इन ओनर के मालिक ने इस होटल को रातों रात बेच दिया है, इस वजह से ये जगह अब न्यू ओनर के अंदर में है, इसलिए ये सब हो रहा है। एंड डोंट वरी, ये लो तुम्हारी अब तक की सैलरी एंड तुम्हारी निफ्ट शिफ्ट के एक्स्ट्रा बाउंस, गुड लक फॉर फ्यूचर। इतना बोलते हुए वो मैनेजर सुहाना को एक इन्वोपल देते हुए वहां चला जाता है, पर सुहाना जैसे सुनसी पड़ जाती है। पल भर में उसकी नौकरी नहीं उसकी उम्मीद तक छीन चुकी थी। सुहाना के साथ वहां के छोटे मोटे स्टाफ भी बहुत परेशान थे। वो सब सुहाना के पास आए उससे कंसोल करते हुए कहते हैं, सुना है इस जगह को जिसने खरीदा है वो बहुत होटल के मालिक है, एंड उन्होंने ऊंचे दामों पर इससे रातों रात खरीद लिया, पर अफसोस उनकी ये पैसों और चंद प्रॉपर्टी के चाहत में देखो हमें अचानक बेसहारा कर दिया। कल तो ये तक की खबर नहीं थी सुबह कुछ ऐसा हो जाएगा, अब इतनी जल्दी नौकरी मिलती कहाँ है, न जाने घर में अब सबको कहूँगा। दूसरा स्टाफ भी निराशा में साथ दिए कहता है, हाँ सही कहा तुमने, अब इस हाल में घर जाकर कैसे कहूँगा कि बिना गलती के नौकरी छीन गई हम सब से। पैसों वालों को थोड़ी फर्क पड़ता है कि उनके एक फैसले पे हम जैसे लोगों पे क्या असर होगा, हम कैसे अपने परिवार को अब पलेंगे। सुहाना इन सब में कुछ नहीं पाई, वो सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उससे तो अपने आगे इस वक्त अंधेरा दिख रहा था। उसने कितने सपने सजाए थे कि वो और मेहनत कर बॉस ने लोन की बात करेगी ताकि वो प्रिंसेस का ऑपरेशन करा सके, बट अब तो सारे रास्ते उसके लिए अपना रुख वापस मोड़ नजर आ रहा था। तभी उसके कानों एक स्टाफ की बात पड़ती, जिससे उसके कान खड़े हो गए। सुनना है बहुत बड़े 7 स्टार क्वालिया होटल्स के मालिक अभय गोयल ने इसे खरीदा है। अभय का नाम सुनते ही सुहानी जैसे दंग रह गई। उससे समझ नहीं आ रहा था जाने अनजाने आखिर क्यों हर बार अभय उसकी जिंदगी की मुसीबतें बढ़ा रहा था। पहले उस टॉय शॉप में उसे वो टॉय नहीं हासिल करने दिया, फिर हॉस्पिटल में प्रिंसेस के इलाज में रोकना, अब उसकी नौकरी, ये सारे रास्ते उससे जैसे अभय के करीब ला रहे हो। सुहानी का जैसे अब खून खोल गया। आखिर अभय गोयल जिससे वो अब पैसों और अपनी अमीरी में चूर इंसान समझ बैठी थी सुहानी, अब वो उससे बेहद नफरत करने लगी थी। वो बिना कुछ कहे गुस्से से वहां से निकल जाती है और बाहर आते ही फोन पर एक जगह का एड्रेस सर्च वो ऑटो में बैठ वहां के लिए निकल जाती है। एपिसोड 286 अभय की पहली किस। वही अभय का होटल। अभय होटल में सारी अरेंजमेंट चेक करता हुआ अपने केबिन में आता है और अपने असिस्टेंट जो उसके पीछे ही चल रही थी उससे कहता है, मायरा वो होटल डील का क्या हुआ? मायरा अपने टैब पे कुछ चेक करते हुए जल्दी से कहती है, यस सर सब हो चुका है,
हमने उस जगह को खाली भी करवा लिया एंड अब हम अपने हिसाब से उससे यूज कर सकते हैं। ये सुन अभय अपने चेयर पर बैठते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, मायरा वहाँ काम कर रहे स्टाफ का क्या हुआ? मायरा, सर कुछ लोग अपने बॉस के साथ चले गए हैं एंड रेस्ट स्टाफ को उनके ओनर ने बस उनके हिस्से की सैलरी देकर बस कैजुअली इन्फॉर्म कर दिए हैं। ये सुन अभय थोड़े गुस्से से कहता है, उस इंसान से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? लिस्ट मायरा, डू वन थिंग्स। वहाँ के जितने भी स्टाफ है उन्हें हमारी न्यू ब्रांच के लिए जॉब ऑफर कर दो, और अगर कोई न करना चाहिए तो एट लिस्ट उन्हें 2 मंथ के इंक्रीमेंट दे देना ताकि वो तब तक के लिए अपना गुजारा आराम से कर ले। मैं नहीं चाहते मेरे अचानक इस फैसले से किसका भी नुकसान हो। ये सुन मायरा झट से हाँ में सिर हिलाते हुए अभय को एक प्राउड लुक देती है। यही बात तो उससे क्या सारे स्टाफ को अभय की पसंद थी। वो इतनी ऊंचाइयों पर भी अपने से नीचे दर्ज को अपने स्टाफ को काफी मान देता है, सबका ख्याल रखता है। अभय मायरा को किसी काम का बता उससे भेज देता है और अपने काम में लग जाता है कि तभी उससे बाहर से कुछ ऊंची ऊंची पर साफ नहीं आवाज आने लगती है। ऐसा शोर सुन अभय की भौं उचक जाती है, क्योंकि जनरली उसके स्टाफ क्लाइंट और कस्टमर को हैंडल करने में माहिर थे, खासकर ऐसे सिचुएशन में। ये सब सोच अभय एक नज़र दरवाजे को देखता है तो आवाजें और तेज होने लगी थी। ये देख अब अभय की भौं तन चुकी थी। वो चेक करने का सोच अपने चेयर से उठता है और अपने फ़ोन निकल अपने असिस्टेंट का नंबर मिलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास आता हुआ उससे खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ता है कि अचानक ही एक तेज झटके में दरवाजा खुलता है और हवा के झोंके के साथ एक लड़की जैसे बचती भागती अंदर आती है और एक झटके में दरवाजा बंद कर अपना एक हाथ दरवाजा पर टिका दरवाजे के सामने ही अपना मुंह की अपनी लंबी लंबी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई हाफ रही थी। तो वही अभय इस अचानक हुई इंसिडेंट से एक पल के लिए उचक सा गया और उसके 2 कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। वो अपनी आंखों में थोड़ी हैरानियत लिए उस लड़की को देखने को कोशिश करता है जिसका चेहरा इस वक्त उसके बालों के करना ढाका हुआ था। वही वो लड़की खुद की सांसों को कंट्रोल किए ऊपर देख कहती है, आह बच गई। सुहाना को पकड़ना इस अमीरों के चमगादड़ों के बस की थोड़ी है। ओह, इतना बोल सुहाना मुंह बनकर बड़े एटीट्यूड में अपने बालों को झटकते हुए बेफिक्र अंदाज में जैसे ही पलटी है तो उसकी बेफिक्र निगाहें सीधा अभय की घूरती निगाहों से अचानक जा टकराती है। ये देख बेचारी सिटी पिटी घुल हो जाती है। वो अपने सीने पर हाथ रख चीरते हुए कहती है, आह है आप बोलने के बाद सुहाना एक पल खुद को ये रियलाइज करवाती है कि आपकी इज्जत देने का काबिल है कि नहीं। इसलिए वो खुद को करेक्ट कर कहती है, आप, तुम, मेरा मतलब है ऐसी कोई सामने खड़ा एक सुंदर लड़की को डरता है क्या? तमीज नहीं है आपको, आई मीन तुम्हें। अभय सुहाना को देख एक नज़र में पहचान गया था, पर उससे समझ नहीं आ रहा था सुहाना अचानक यहाँ क्या कर रही है उसके होटल में। सुहाना की ऐसे बातें सुन अभय उससे अपने भौं तानते हुए तंज से कहता है, सुंदर लड़की, तमीज। अभय के ऐसे तंज में उनके शब्दों को दोहराते हुए देख सुहाना थोड़ा आगे बढ़ उससे उंगली पॉइंट करते हुए चिढ़े हुए स्वर में कहती है, ओह हिलो। बाकी के 2 शब्दों के डाउट होना तो समझ भी आता है, लेकिन क्या मैं आपको आई मीन तुम्हें लड़की नहीं दिखाई दे रही हूँ? आपको इसमें भी डाउट है? इतना बोल सुहाना अपने सीने को थोड़ा तानते हुए कहती है तो अभय एक लुक उससे नीचे देख वापस उसकी ओर देखता है तो सुहाना ये देख जल्दी से वापस कदम पीछे खींच उसके सीने पर हाथ रख खुद में कहती है, क्या छिछुड़ा आदमी है। इतना बोल उसकी नज़र अभय लुक पे जाती है। आज अभय ने ब्लैक कलर का पैंट वाइट टी शर्ट पहना था और साथ ही लाइट ग्रे का कोट डाला हुआ था। साथ ही उसके बाल बिल्कुल परफेक्ट सेट थे एंड उसके सीरियस एंड अट्रैक्टिव लुक को काफ़ी आभार रहे थे। अभय की मस्क्यूलर बॉडी उसके कपड़ों से काफ़ी अट्रैक्टिव वे में दिख रहे थे। सुहाना उसके लुक से अट्रैक्ट होते हुए धीरे से कहती है, आहे छिचुड़े भी अगर इतने हैंडसम और डैशिंग हो तो शायद किसी लड़की को छेड़ने में बुरा न लगे। हैंडसम विद रफ ऑफ पर्सनैलिटी में इससे तो बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है। ओह माय गॉड, टिया को बोलूँगी तो वो मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करेगी कि इनके जैसे भी करके होते हैं। सुहाना अपनी बात कहे अभय को यूं लालसी नजरों से ऑर्डर कर रही थी। उसके जीभ खुद ब खुद उसके होठों पे फिरने लगी है, लेकिन तभी सुहाना को अपनी हरकत पे रियलाइज होता है तो वो झट से अपना सिर झटकते हुए कहती है, सुहाना क्या कर रही है? तू यहाँ इस आदमी से लड़ने आई है, अपनी भर्ष निकलने और इससे सबक सीखने आई है, और तू यहाँ उल्टा इसके एक लुक पर मार रही है। भूल मत, ये दुश्मन है और दुश्मन में मारा नहीं करते, उससे मरता करते हैं, समझी? सुहाना खुद से बातों में लगी थी कि अभय उसे यूं देख बड़ा अजीब सी लग रही थी। वो कुछ कह पता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजाता है, जो उसकी असिस्टेंट का था।
जिसने अभय को सुहाना के जबरदस्ती एंटर होनी बात बताने के साथ बाहर गुड्स खड़े हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी। अभय ये सब सुन अपने एस्टेट को बाहर रुकने का बोल सुहाना के आगे चुटकी बजते हुए कहता है, हेलो मिस, ये आपकी ख्यालों की दुनिया नहीं और न हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर हूँ जो आपके जेंडर के डाउट क्लियर करूँ, बल्कि ये मेरा ऑफिस है। सो ट्रेसपास के केस में अंदर नहीं जाना चाहती तो चुपचाप बाहर निकल जाओ, वरना मेरे गुड्स बाहर खड़े तुम्हारी हेल्प के लिए। इतना बोल अभय उससे दरवाजे की तरफ इशारा किए काफी शांत लुक दी अपने केबिन में रखे सोफे की तरफ बढ़ जाता है। पर वही सुहाना को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अभय के पीछे आती है कि अभय को उसके आने की आहट जैसे महसूस सी होती है, जिसकी वजह से वो अचानक ही पीछे मुड़ता है कि सुहाना उसके इस अचानक से मुड़ने पे थोड़ी हड़बड़ा सी जाती है और उसके पाँव सीधा उसके खुद के पाँव से लगते हुए लड़खड़ा जाते हैं और अभय के ऊपर गिरने लगती है। अभय ये देख खुद को संभलने की कोशिश के साथ उससे दूर हटने के लिए अपने कदम पीछे खींचता है, पर वो भी सोफे पर सुहाना के साथ गिर जाता है और सुहाना अभय के चेहरे आपस में टकराते हुए उनके होठ होले से एक दूसरे के होठों से जा छू गुजरते हैं। ये एहसास होते ही सुहाना के साथ साथ अभय के पूरे तन बदन में एक झुरझुरी सी हो जाती है। दोनों के दिल इस अलग से एहसासों के लय में जोर जोर से धड़कने लगते हैं। दोनों एक सॉफ्ट से एहसासों ने जकड़ लिए जो जैसे सुहाना तो अब तक जैसे शौक हुए वैसे ही जमसी जाती है, पर अभय वो भी हैरानी से सुहाना को देख जल्दी से उससे खुद से दूर झटकते हुए दूसरी साइड सोफे पर करता हुआ हड़बड़ाते हुए खड़ा होता है और लंबी लंबी सांसें लिए वो जैसे खुद के अंदर मचे अनजाने हलचल को शांत करने की कोशिश करता है। अभय के लिए ये बिल्कुल अनछुआ एहसास था जिससे आज पहली बार यूं महसूस किया था। वही सुहाना अब भी शौक सी वैसे ही सोफे पर बैठी हुई थी और धीरे से अपने होठों के पास उंगलियों को ले जाते हुए उससे छूकर उस एहसास को जैसे दोबारा अपने सांसों में महसूस कर बड़खायली सी कहती है, ये मेरी पहली किस थी, फर्स्ट किस ऐसी होती है। वही अभय जो खुद को शांत करने में लगा था वो सुहाना की बात सुन हराबरते हुए पीछे पलट कहता है, वह हार्ट व्हाट डू यू मीन्स फर्स्ट किस थी। सुहाना अभय की बात सुन सोफे से उठ उसके सामने खड़े होते हुए इशारों में साथ कहती है, माय मीन अभी अभी। सुहाना सोफे की तरफ इशारा करते हुए, जो हुआ यूं हुआ, अपने दोनों हाथों से किस करते हुए देखा आदमी दिल चुंबन का चिन्ह आदमी बड़े अनजाने भाव में कहती है, वो किस। सुहाना अपनी बात आगे कहती कि अभय उसकी हरकत और बातों से और भी जायद हराबर आ गया। लाकियों से जायद वो हड़बड़ा चुका था। सुहाना जितनी नॉर्मल लग रही थी तो वही अभय उतना ही बेचैन था। वो तुरंत ही सुहाना की बात काट कहता है, वो किस नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था, वो किस नहीं हुआ। सुहाना उसकी बात सुन अजीब से एक्सप्रेशन लिए इधर उधर देख कहती है, एक्सीडेंट पर यह तो मुझे किसी गरियों की टक्कर दिखाई नहीं दे रही है। तो एक्सीडेंट कैसे, यहाँ तो मेरे और आपके होठों की टक्कर हुई थी ना, तो ये किस हुआ ना। सुहाना इस बात पे यूं लड़ता देख अभय तो बस अपने फाड़े उससे देखते रह गया। वो खुद के फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को कंट्रोल किया दरवाजे की तरफ हाथ दिखा कहता है उंगली से दाहिनी और इशारा, आई डोंट केयर किसी टक्कर हुई किसकी नहीं, तुम अभी के अभी मेरे केबिन से निकल जाओ वरना मैं तुम पे कैसे करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती ट्रेस पास करने के लिए। सुहाना को उसका यू बिहेव बड़ा रुड सा लगा। वो भी अब गुस्से में अपने कदम अभय की तरफ लिए उसके आंखों में आंखें डाल अपनी उंगली दिखा कहती है, ओह हेलो, किस बात का केस, जब देखो कैसे कैसे लगा रखा है। वैसे अपने भी तो अभी अभी मेरी प्रॉपर्टी पर ट्रेस पास किया है, मैंने आपसे कुछ कहा क्या, जबकि अपने तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ट्रेस पेस किया है। ये सुन अभय उचकने हुए कहता है, मैंने कब किया। सुहाना अपने होठों अभय के आगे कर उस पर इशारा करते हुए कहती है, अरे अभी इस पे भूल गए क्या, हमारी किस। सुहाना के ऐसे करने पर अभय का ध्यान दोबारा सुहाना के पतले गुलाबी होठों पर चले जाता है। ये देख अभय को दोबारा उनका छूने के एहसास होने लगते हैं। अभय तो इस वक्त हवा टाइट हो गई थी, उसकी जैसे सांस अटकने लगती है, उसका गला मानो सूख सा जाता है। वो अपने सांसों के बीच बड़े मुश्किल से एक घुट घटकते हुए सुहाना के सिर पर अपनी उंगली रख उससे पीछे धकेलता हुआ एक नज़र उससे देख वहां से हड़बड़ाते हुए जल्दी से केबिन से निकल जाता है। सुहाना तो बस देखते ही रह जाती है। वो अभय को पीछे से झांकते हुए खुद से कहती है, अब इन्हें क्या हुआ, कहीं धमकी से डर तो नहीं गए। वहाँ सुहाना बिना कुछ कहे तो इतनी आसानी से जीत गई, क्या बात है, पर मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, लगता है मेरी प्लानिंग धारी की धारी रह जाएगी। मुझे तो गुस्सा करना था, एक चपटे भी लगना था, लेकिन देखो किस करके आ गई। उफ, क्या करती है सुहाना। सुहाना खुद को शाबाशी दे ही रही थी और खुद की बातों और सिचुएशन में कोश भी रही थी कि जो करने आई थी वो कर नहीं पाई।
और उल्टा कुछ और कर बैठी। और तो और अभय उस किस के बाद तो ऐसे भागा जैसे किस नहीं उसका किसी ने पोस्टमार्टम हो गया हो। तभी केबिन का दरवाजा दोबारा खुलता है। सुहाना की निगाहें वापस से दरवाजे पर जाती है। उससे लगा कि अभय होगा, लेकिन वह अभय नहीं बल्कि अभय की असिस्टेंट पुलिस और गुड्स के साथ खड़ी थी और सुहाना को अरेस्ट करने को कह रही थी। ये देख तो सुहाना की सिटी पिटी गुल हो जाती है। उससे कभी नहीं लगा था कि अभय बाहर जाकर पुलिस ले आएगा। बिना उसकी बात सुनने सुहाना खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर मायरा कुछ नहीं सुनती और न पुलिस वाले। वो सुहाना को वैसे ही अपने साथ ले जाते हैं। सुहाना को अभय पर अब और भी जायद गुस्सा आ रहा था। आखिर वो उसके ऐसा मुजरिम जैसे बिहेव कर सकता है और उससे ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है। पुलिस सुहाना को अपने साथ ले जाते हैं तो वही अभय इस बात से बेखबर अपने रूम के वॉशरूम में आता है और लगातार अपने मुंह में पानी के छींटे मार मार कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे उसके अंदर बेचैनी हो गई, उसके आंखों में बाहर बाहर वो किस और सुहाना के होठ चलने लगे थे। ये पहली बार था कि कोई लड़की एक नज़र में अभय यूं बेकाबू कर बैठी थी। वो अपने जैकेट को निकल पे करता हुआ लंबी लंबी सांस ले रहा था, पर सुहाना का ख्याल उसके दिल दिमाग से जाते ही नहीं जा रहा था। अभय उसका सिर पकड़ कहता है, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं पागल तो नहीं हो गया? बार बार वो ख्याल क्यों आ रहा है? वो लड़की सच में पागल थी, न जाने कहाँ से आए और अपने साथ कुछ पलों में मुझे भी पागल बना दिया। मैं पागल हो जाऊंगा। अभय उन बातों को सोचता हुआ कहता है, पर मैं वहाँ ऐसे चला क्यों आया? मैंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या सोचेगी? मैं डर गया था। नहीं 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 अभय, तू कैसे डर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अभय, कंट्रोल। ऐसी बकवास बातों का वक्त नहीं है तेरे पास। कंट्रोल, इतना बोल अभय लंबी 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 सांसें भर खुद को शांत करता है। एपिसोड 287, सिड प्रोटेक्ट आन्या। वही दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्री में आज फिर सीड और नीतिया को अन्या से मिलने के इंतजार करते करते शाम होने को चली थी। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे। नीतिया का अब पारा चढ़ चुका था। वो अपने अंदर गुस्से का गुबार लिए बैठी ही थी, तभी उसकी नज़र लिफ्ट से निकलते अन्या पे जाती है। वो इस वक्त फ़ोन पे बात करते हुए ऑफिस से निकल रही थी। अन्या के ठीक पीछे जियान चल रहा था। अन्या के आसपास से गुजरते स्टाफ अन्या को हल्का सिर झुका ग्रीट करते हुए जा रहे थे। अन्या का ध्यान इस वक्त अपने फ़ोन की बातों पे लगा था और वो मैन दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि ये देख नीतिया को आज का अपना इंतजार जाया नजर आते ही बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ समझे सीधा खड़ी होती है और तेज कदमों में चल जैसे भागते हुए वो सीधा अन्या के सामने खड़ी होते हुए उसके रास्ते में अपना हाथ दिखा रोकते हुए अन्या का फ़ोन छीन एक झटके में उससे नीचे फेंक अपने हिल्स से उसकी स्क्रीन को कुचलते हुए अन्या को गुस्से से घूर रही थी। नीतिया के अचानक इस एक्शन से आसपास के माहौल में जैसे सन्नाटा छा गया। नीतिया की बातमाजी देख जियान जैसे उससे सबका सीखने के लिए आगे बढ़ने को होता है कि अन्या अपना हाथ दिखा उससे रोक देती है और एक रहस्यमय मुस्कान लिए बड़े आराम से नीतिया को देखती है। नीतिया को अन्या का यूं देखना और भी ज्यादा उसके अंदर की आग को हवा दे रहा था। वो अपने मुठिया भींचते हुए अपनी सारी ताकत अपने हिल्स के पॉइंट पे लगाया काफी बेरहमी से उस फोन को कुचल रही थी, जैसे वो अन्या का फोन नहीं बल्कि अन्या का सिर हो। अन्या उसका ये अंदाज देख मुस्कुराते हुए अपने भौं उचकते हुए उसके नाम पे जोर दिए कहती है, मिस नीतिया बेदी, आई डोंट थिंक सो ये तुम्हारे रास्ते है, तुम्हारी जगह है। सो क्या मैं पूछ सकती हूँ इस हरकत की क्या वजह है? नीतिया गुस्से में अपने कदम आगे लिए अन्या को घूरते हुए अपनी एक उंगली पॉइंट किए कहती है, यू मुझे पता है तुम ये सब जानबूझ कर रही हो, हमें नीचा दिखाने के लिए, मुझे और मेरे डैड को अपने कदमों में गिरने के लिए, और तो और सीड को मुझसे दूर करने के लिए। इसलिए जानबूझकर वो डील अपने हाथ में लिए ताकि हम तुम्हारे पीछे भागे, तुमसे भीख मांगे। 3 दिन से बस कठपुतली की तरह नाचा रही हो, बस एक डील के लिए। समझती क्या हो अपने आप को? नीतिया के ये कहते ही अन्या बड़े सीरियस अंदाज में अपने कदम उसके करीब लिए उसके आंखों में घूर कर कहती है, जिस जगह पे तुम खड़ी उस जगह की मालकिन। एंड ऑल्सो लेट मी ट्राई टू रिमेन यू। किसने मुझे बड़े अकड़ के साथ कुछ शब्द कहे थे, क्या था वो? इतना बोल अन्या अपने सिर पर उंगलियों से टैप किए याद करने नाटक करते हुए अचानक ही नीतिया की तरफ एक डेविल स्माइल लिए कहती है, यस याद आया मिसेज चौहान, आई डोंट थिंक कि अब हमारा सामना होगा कभी, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट अपने पास रखिए। उद्धरण चिन्ह, रिमेंबर योर्स वर्ड्स मिस नीतिया बेदी। मैंने तो बस तुम्हारी बातों का मान रखे अपनी अपॉइंटमेंट अपने पास रखा। नीतिया अन्या की बात सुन एक पल हैरान रह जाती है।
अन्या उसकी ही बातों का कैसे उस पर ही इस्तेमाल कर रही थी, वो भी ऐसे। ये सोच सोच अब नित्या को और भी जायद गुस्सा आने लगता है। वो अपना हाथ उठा जैसे अन्या को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए कहती है, यू कि तभी सीध आगे आता हुआ नित्या का हाथ हवा में मजबूती से जकड़ लेता है और अन्या के सामने उसकी ढाल बनने जैसे जा खड़ा होता है। ये देख तो अन्या अपना सिर हल्का सा बेंड कर सीध को देखने लगती है, जिससे देख अन्या के होठों पे मुस्कान और आंखों में बूंदें छलक आई। उसका हाथ हवा में थोड़े खुल से गए, जैसे अपने रुद्र से लिपने को बेकार हो। कितने वक्त के बाद अन्या को जैसे एक महफूज सा एहसास होता है। आज हालातों में कठोर बनी अन्या का दिल जैसे आज फिर से अपनी मासूमियत में धड़क रहा हो। इस वक्त सीध नित्या को काफी खौफनाक नजरों से घूरता हुआ अपने दांतों को जैसे पिसता हुआ कहता है, डोंट यू ट्राई टू डेयर नित्या, डोंट यू। नित्या तो बस आवक सी सीध को देखते रह गई। सीध की नजरों में वो खौफनाक तपिश उसने शायद ही आज से पहले इस कदर महसूस किया था। उससे तो ऐसा लग रहा था वो उसका सीध नहीं बल्कि कोई और ही हो। नित्या के जैसे रोकते खड़े हो गए, माथे पर डर के पसीने के बूंद एक पल छलक आए। नित्या सहमी हुई आवाज में सीध को देख कहती है, सीध तुम। नित्या इतना ही कहती है कि सीध नित्या का हाथ एक झटके में छोड़ वार्निंग भरे लहजे में कहता है, कंट्रोल योर सेल्फ, उधर वैसे यू पे हार्ड इन फ्यूचर। सीध के ऐसे कहने पर नित्या बस सहमी हुई उसे देखते रह जाती है। आसपास लोग भी उन्हें देख अब बातें करने लगे, जिसकी आवाज सीध के कानों में पड़ते ही वो खुद को शांत करते हुए सिचुएशन संभलने के लिए अन्या से खुद इसके लिए माफी मांगने का सोच जैसे ही मुड़ता है तो सामने देख हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वह अन्या थी ही नहीं। ये देख सीध आसपास नजरें भी घुमा कर देखता है, पर अब उससे अन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देख सीध जैसे खुद से पूछता है, क्या वो मुझसे भाग रही है। अन्या के ऐसे अचानक गायन होने के कारण सीध खुद में मायूस हुआ। बिना नित्या की तरफ देखे वहां से चला जाता है। कुछ दिन से अन्या का यूं बिहेव करना, उससे बार बार दूर जाना सीध को काफी हद तक बेचैन करने लगा था। वो जितना अन्या के करीब होने का सोचता है, अन्या जैसे अब उसके नजरों से वैसे ही गायब होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त, टिया सुहानी को पुलिस स्टेशन से सारी फॉर्मेलिटी निपटा कर लिए अपने एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में लिए आती है और आते ही उसके सामने पानी की बोतल दिए कहती है, तू ठीक है। सुहानी पानी का घुट लिए गुस्से में अभय के बारे में सोचते हुए कहती है, मैं उस इंसान छोड़ूंगी नहीं। जब तक सुहानी उससे माफी नहीं मांगवा ले तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। आह है, इतना बोल सुहानी जोरों से चिल्लाती है। ये देख टिया उसके पास बैठते हुए कहती है, यार सुहानी क्यों किसके पीछे पड़ी है, जबकि गलती वहाँ सारा सर तेरी है। तुझे ऐसे ही किसके ऑफिस में नहीं घुसना चाहिए था ना, और कंप्लेन भी उन्होंने नहीं बल्कि उस स्टाफ ने की थी। तेरी हरकतों को गलत समझ के बट देख अब सब सॉल्व हो गया ना, तो ये सब छोड़, मैं तेरे नौकरी के लिए अपने ऑफिस में बात करती हूँ। कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। टिया सुहानी को अपने तरफ से समझने की कोशिश किए उससे शांत होने का बोलती है कि सुहानी वापस से चिल्लाते हुए कहती है, आह है टिया, अब मैं शांत नहीं बैठाएगी। सारा सर गलती उस अभय गोयल की है। उससे ने हर वक्त में इस मचाया मेरी लाइफ में, बिना मेरी परमिशन के मेरी लाइफ में ट्रेस पास कर रहा है। और उसने मुझे। सुहानी बातों ही बातों में अपने किस का जिक्र टिया से करते करते रुक गई। टिया उसकी बातों को सुन अपने माथे को सहलते हुए कहती है, ट्रेस पास, ये कानूनी दोए पेज कहाँ से सीखा तुमने। एपिसोड 288 ने टिया को पढ़ा था, पर टिया के ये पूछने पर सुहाना को अभय की बातें याद आ गई। वो मुंह बनाकर कहती है, और कहाँ से सीखूंगी, अमीरों के ऊंचे ऊंचे चोचले, वही अमीर जादे से, जब देखो एक शब्द के राटू तोता बनने फिर रहा था। टिया सुहाना की बात सुन हंसते हुए कहती है, क्या बात है, बंदे में दम है जो सुहाना को सिखा कर चला। टिया को यूं हंसता देख सुहाना उससे अपनी आंखें छोटी कर घूरती है। ये देख टिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। अब ये सब छोड़ना, क्यों उसके लिए अपना बचा हुआ खून जला रही है। वो बहुत अमीर है और तुझे कोसों दूर है, तेरा तो टकराना भी बड़े मुश्किल से होगा। इसलिए पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ और अपना गुस्सा चल शांत कर। इतना बोल टिया वापस से सुहाना को शांत करने की कोशिश करती है, पर न जाने आज सुहाना शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वो गुस्से में अपने मुंह बनते हुए कहती है, शांत तो अब मैं उस अभय गोयल को सबक सिखाकर होगी। सुहाना की बात सुन टिया एक सरकास्टिक वे में कहती है, अच्छा तो अब क्या तू उसकी पुलिस कंप्लेन करेगी। भूल मत, वो आमसी सुहाना नहीं 7 स्टार के होटल का मालिक अभय गोयल है, जो तुझे कानून सिखा सकता है। वो खुद भी कानून से भी बच
सकता है। तू कुछ नहीं कर सकती सुहाना। अब वो छोटा बच्चा थोड़ी है जो उसकी कंप्लेन लिए तू उसके माँ बाप के पास जाएगी और उससे डांट पड़ जाएगी। टिया अपने धुन में बोली ही जा रही थी कि तभी टिया की बातों में सुहाना को जैसे एक आइडिया सा मिलता है। वो एक्साइटेड हुए उछालते हुए कहती है, मिल गया। टिया उससे देख असमंजस में पूछती है, क्या मिल गया? सुहाना एक टेढ़ी मुस्कान लिए कहती है, आइडिया मिल गया, उस अभय गोयल को सबक सिखाने का। ये सुन टिया आचार्य से कहती है, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया मिल गया, मुझे भी बता। सुहाना सोफे से खड़ी होते हुए टिया को भी खड़ा करते हुए कहती है, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले चल आज थोड़ा शर्लॉक होम वाले काम कर ले पहले। इतना बोल सुहाना टिया को अपने साथ खींचते हुए कमरे में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन में रुद्रांश सारा के साथ हॉल में बैठे गेम्स खेलता हुआ साची का वेट कर रहा था, क्योंकि साची के काम से आने के बाद रुद्रांश अपनी दिन भर की बातें साची से कहा करता था। शाम के 6 बज चुके थे और रुद्रांश का ध्यान घड़ी से ज्यादा दरवाजे पे था। तभी रुद्रांश की नज़र दरवाजे से आती साची पर जाती है, जिससे देख रुद्रांश खुश होता हुआ सब छोड़ दरवाजे की तरफ भागता है। साची भी रुद्रांश को आता देख मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाकर उससे गोद में लेने को होती है कि रुद्रांश साची के पास न कर भागता हुआ उसके बगल से निकल साची के पीछे आती अन्या से जा लिपटा है और उसके पाँव से लिप्ट खुश होते हुए कहता है, मम्मा मम्मा आप आ गई रुद्रांश के लिए। वाओ! रुद्रांश रुद्र राय चौहान बहुत खुश हुआ। अन्या रुद्रांश की मीठी मीठी बातें सुन मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठा लेती है और उसके माथे पर हाथ फेर उससे लड़ते हुए कहती है, और मम्मा भी अपने अंश को अपने गले लगाकर बहुत खुश है। अच्छा मम्मा को बताओ अपने शाम वाली अपनी मिल्क फिनिश किया? मिल्क का नाम सुन रुद्रांश अपनी नाक सिकोड़कर हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, वेरी गुड माय रुद्रांश इज गुड बॉय। चलो अब आज मम्मा और बेबी साथ में स्विमिंग करेंगे और मम्मा आपको स्विमिंग भी सिखाएगी। हैप्पी। रुद्रांश ये सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बहुत वक्त या यूँ कहो कि पहली बार अन्या यूँ रुद्रांश के साथ वक्त बिताने वाली थी जल्दी घर आकर, जिससे आज रुद्रांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो शुरू से ही अपनी मम्मा और डैडी के साथ मस्ती करना चाहता था जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। आज उससे थोड़ा मौका मिला था तो बहुत बहुत खुश हुआ था और अन्या उसके बाद जल्द जिद मचाकर वहां से ले गया। जाते जाते अन्या की नज़र हॉल में खड़ी साची से मिली। अन्या बस हल्का मुस्कुरा देती है पर कुछ कहती उससे पहले रुद्रांश अन्या को अपने साथ ले गया। अब हॉल में साची अब तक अपना हाथ हवा में खोले खड़ी रह गई। रुद्रांश और अन्या में जानने के बाद साची एक नज़र अपने खाली बाहों को देख जैसे एक आह भरती है। अपने काम से लौटने के बाद आज तक साची ने रुद्रांश को अपने यूं बाहों में पाया था। अन्या तो लेट आती थी और जल्दी चली जाती थी, जिससे कभी रुद्रांश को वो वक्त वो प्यार अपनी माँ से नहीं मिला जिसके लिए वो हमेशा से तरसता था। आज उसे वो मिलता देख साची को रुद्रांश के लिए खुशी तो हो रही थी, लेकिन अपनी खाली बाहें देख थोड़ा बुरा भी लग रहा था। क्या माँ से दिल का रिश्ता साची के ममता से कम था क्या? ये सब सोचते हुए साची जैसे आज बुझे मन से अपने कमरे में आती है। वहाँ रेहान ऑलरेडी पहले से मौजूद था और कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। मिरर में अपने बाल सेट करते हुए उसकी नज़र साची के खोए हुए उदास चेहरे पर पड़ती है। ये देख रेहान साची के पास आते हुए उससे पीछे से अपनी बाहों में भर कहता है, क्या बात है शोना, मुझे नहीं पता था मुझसे इतना प्यार करती हो, जो मेरे सामने होते हुए भी मेरे ही ख्यालों में घूम हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी भी गलती नहीं, अब तुम्हारा हस्बैंड है ही चार्मिंग एंड हैंडसम, तुम्हारा दिल हारना तो तय था। रेहान को खुद की तारीफ करते हुए देख साची उससे बाहों से छूटकर उसके हाथ पूछते करते हुए कहती है, बस भी करो रेहान, इतना शुगर खुद के तारीफ में डूबना तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं। रेहान साची को अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से कहता है, हेल्थ का क्या है शोना, तुम्हारे साथ होना ही सब ठीक कर देता है, चाहे उम्र 1 घंटे की हो या 1 जन्म की। रेहान की ऐसी चीजी बातें सुन साची के होठों पर न चाहते हुए मुस्कान आ गई। एक अपनी बाहें रेहान में गले में डालते हुए उससे करीब हुए शर्माते हुए कहती है, ओह गॉड रेहान, तुम और तुम्हारी ये चीजी बातें, इतना चीज तुम लाते कहाँ से हो? रेहान साची का सवाल सुन बड़े एटीट्यूड में टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे भाई ने मेरे लिए फैक्ट्री खोल रखा है वहीं से। ये सुन साची उससे आंखें बड़ी कर देखती है, फिर दोनों ही उसकी बातों में हंसने लगते हैं। रेहान साची को हंस देख अचानक ही उसके माथे को बड़े प्यार से चूम कहता है, एस माय शोना, देखो मैं कुछ घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर मेरी शोना के ये वाली मुस्कान मेरे जाने के बाद कहीं जानी नहीं चाहिए।
ओके। इतना बोल रेहान प्यार से साची की गालों को टच कर सहलाते हुए अपना फोन और वॉलेट उठने लगता है। साची उससे जाते देख पूछती है, वैसे रेहान तुम जा कहाँ रहे हो? रेहान थोड़े सीरियस अंदाज में कहता है, पुराने अदाजी के पल जीने। ये सुन साची उचकते हुए उससे देखती है तो रेहान हंसते हुए कहता है, डोंट वरी शोना, ये अपने बीवी वाले थॉट को कंट्रोल करो। तुम्हारा हस्बैंड बहुत 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 बहुत। बोलते बोलते रेहान साची के बेहद करीब चला जाता है, बिल्कुल उसके सांसों के यूं करीब जिससे साची एक पल को धड़कने बढ़ने लगती है। रेहान उसके और मजे किए उसके होठों के बिल्कुल करीब पहुंच धीमे धीमे स्वर में कहता है, बहुत बहुत। साची उस पल में खोती हुई जैसे ही आंखें बंद करने को होती है कि अचानक रेहान उससे दूर हट अपने बालों में हाथ फेर थोड़ी तेज हवा में कहता है, बहुत हैंडसम एंड डैशिंग है। इतना बोल रेहान बड़े एटीट्यूड के साथ अपने लुक्स साची को दिखता है कि साची को रेहान पे गुस्सा आ जाता है। यूं झरने में पास लिए उससे प्यासा छोड़ता देख साची चिड़े हुए स्वर में चिल्लाती है कि रेहान जल्दी से वहां से रफा चप्पू हो जाता है। ये देख साची तो रेहान की हरकतों पे गुस्सा भी आता है, फिर अगले पल रेहान के बारे में सोच हंसी भी आती है। कैसे उसने उससे एक पल में बेकाबू कर पागल बना दिया था। यही सब बातें वो बैठ बैठ सोच ही रही थी कि अचानक ही उसके कानों की एक सर्द की आवाज पड़ती है, मेरे बारे में सोच रही हो शोना। उस सनसना देने वाली आवाज को सुन साची जैसे ही अपना सिर मोड़ती है कि उसके होठ सीधा रेहान के होठों से छू गुजरते हैं। ये देख साची अलग होने की कोशिश करती है पर रेहान पीछे उसके सिर को पकड़ उससे लॉन्ग और टाइट किस करता है, जिसके बाद तो साची की नाइस हवा टाइट हो जाती है। पर वो दोनों अपने इस पल बहा पाते कि उससे पहले ही रेहान का फोन बजाता है जो तविश का था। ये देख रेहान प्यार से साची के गालों को अपने गालों से छूते हुए उसके कानों में बड़े कशिश से कहता है, एंजॉय तीस जान, बिकॉज रास्ट ऑफ पिक्चर गोमा फन वाइल्ड। इतना बोल रेहान साची के कान को हल्का सा बाइट करता हुआ वहां से चला जाता है और साची उसके एहसासों में अपने धड़कनों को काबू करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेदी मेंशन, पूरा बेदी में एक जोर की थप्पड़ की आवाज आज गूंज उठी थी। चारों तरफ इस थापर के बाद की संता छा चुका था। शोर था तो बस हल्का हल्का नीतियां की सिसकियों का। वो अपने गालों की हाथ रख अपनी गाल आंखों से अपने सामने खड़े अपने पिता को देख रही थी, जो इस वक्त गुस्से में बुरी तरह तिल मिलाए नीतियां को काफी गुस्से में देख रहे थे और अभी अभी नीतियां को मारे थप्पड़ से वो खुद में गुस्से से कौप से रहे थे। मालविका जी नीतियां को संभालते हुए कहती है, बेदी साहब ये क्या कर रहे हैं? बेदी वो हमारी, आप उस पे हाथ। मालविका जी के इतने कहते मिस्टर बेदी अपना हाथ दिखा उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बेदी है मालविका इसलिए आज सिर्फ थप्पड़ मारा, वरना आज की इसकी हरकत में हमें कहीं न छोड़ा है। देखो तुम भी देखो। एपिसोड 289 शौर्य डाउट्स इट बिहेव। मालविका जी के इतने कहते मिस्टर बेदी अपना हाथ दिखा उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बेदी है मालविका इसलिए आज सिर्फ थप्पड़ मारा, वरना आज की इसकी हरकत में हमें कहीं न छोड़ा है। देखो तुम भी देखो। इतना बोल वो मालविका जी के आगे अपना मोबाइल करते हैं, जहां इस वक्त सारे न्यूज मीडिया में नीतियां की अन्या से बदतमीजी के चर्चे थे। उसका वो अन्या पे हाथ उठने की कोशिश करने का और साथ ही अन्या के साथ रूड बिहेव की वजह से नीतियां के साथ पूरे बेदी इंडस्ट्री का नाम मिट्टी में मिल गया था। और अन्या से पंगा मतलब बिजनेस वर्ल्ड से पंगा, जिसकी वजह से रहे सहे बेदी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट सब रुक गए थे। कोई भी बेदी का साथ देकर अब अन्या की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता था, जिसके बाद अब राजवेंद्र बेदी को दिन में तारे दिख रहे थे। राजवेंद्र बेदी उस फुटेज को दिखाते हुए कहते हैं, गौर से देखो, हमारी बेटी ने हमें मुसीबत से निकाला नहीं बल्कि मुसीबत के साथ और मजबूती से बांध दिया है। एक काम दिया था इससे हर कीमत पे उस डील को हासिल करने का, पर डील तो छोड़ो उसने हमें कहीं का न छोड़ा। पूरे मार्केट में इस बात की बदनामी हो रही है, सब इसकी वजह से, सब इसकी वो जिद की वजह से, प्यार में अंधी होने की वजह से अपने ही पिता को जीते जी उस चौहानों के सामने नीचे गिरा दिया। इतना बोल राजवेंद्र बेदी नीतियां की तरफ गुस्से से अपने कदम लिए उस पर उंगली पॉइंट आउट करते हुए गुस्से से कहते हैं, आज तक जो सिर किसके आगे नहीं झुका अब वो तुम्हारे वजह से झुकना पड़ेगा नीतियां, और तुम्हें मेरा साथ देते हुए उस अन्या से माफी मांगना होगा ताकि हम इस मुसीबत से निकाला सके। अन्या से माफी का जिक्र सुन नीतियां फुफकारते हुए कहती है, नहीं मांगूंगी माफी उस अन्या चौहान से तो कभी नहीं मांगूंगी, मार जाऊंगी पर माफी नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मांगूंगी। नीतियां इतना ही कह पाती कि राजवेंद्र बेदी गुस्से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर नीतियां को देख वार्निंग भरे लहजे में गरजते हुए कहते हैं, नीतियां भूलो मत मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी जिद पूरी कर सकता हूँ तो खुद के नाम और इज्जत के लिए तुम्हें मजबूर भी कर सकता हूँ।
अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम आज के बाद इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी, और मैं सीड को इस मैटर और डील के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ, और अब तुम कुछ नहीं करोगी। ये सुन नीतियाँ दंग रह गई। पूरी बागडोर का मतलब है उसका अन्या के करीब जाना, उससे बार बार टकराना, उससे मिलना, जो राजवेंद्र बेदी खुद ला रहे हैं। और नीतियाँ अगर इस मामले से दूर रहेगी तो वो अन्या को कभी नहीं रोक पाएगी। अगर अन्या के करीब रहने सिचुएशन जरा सा बदली तो नीतियाँ की जिंदगी उजड़ जाएगी। वो ये सुन अपने पिता को माना करते हुए चिल्लाती है, रोती है। बट राजवेंद्र बेदी अपना फैसल सुनाकर नीतियाँ से मुंह मोड़ चले जाते हैं। मालविका जी नीतियाँ को संभालती है। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था आखिर मिस्टर बेदी ने ऐसा क्यों किया। आखिर नीतियाँ के आंखों में आंसू दे वो क्या करना चाहते हैं। राजवेंद्र बेदी अपने कमरे में आते हुए गुस्से से अपनी मुठिया कसते हुए कहते हैं, बहुत खुश होगी ना अन्या चौहान, पर याद रखना मेरी बेटी की खुशी छीन कर मैं तुम्हें भी खुश रहने नहीं दूंगा। भले ही बाजी तुमने इस बार मार ली हो, पर वक्त और मोहरा इस बार भी मेरा होगा। जिस ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर तुम गुरूर करती हो ना, बहुत जल्द वो सीढ़ियां मैं तुम्हारे पाँव के नीचे खींच लूंगा। बस इंतजार वक्त का है अब मुझे। राजवेंद्र बेदी इस वक्त गुस्से में आंख बबूला हो रहे थे। उनकी चढ़ी हुई सांसों में उनका शरीर इस वक्त गुस्से से कौप रहा था। उनकी आंखों में इस वक्त गुस्से में साथ साथ एक जुनून था अन्या और साथ चौहान परिवार को तांबा करना का। वहीं दूसरी तरफ सीड अन्या के ख्यालों में डूबा हुआ एक रास्ते पर अकेला चल रहा था। कुछ दिनों में अन्या के अंदाज, उसका खुद के प्रति बिहेव उसी बहुत अलग सा लगता था, जैसे वो उससे इग्नोर कर रही हो। उसकी वजह उससे समझ नहीं आ रही थी, बस दिल में हलचल मची थी। उसका सामने ही कर भी न दिखना, पास होकर भी वो दूरी जैसे अब सीड को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने राजीवेंद्र जी से वादा किया था वो अन्या से इस डील के लिए बात करेगा, उससे कन्विंस करेगा, पर बात करना तो दूर वो उसके सामने तक नहीं आती थी। सीड अन्या में उलझा हुआ अपने बेधुनी में चल रहा था कि तभी उसकी सामने से आते शख्स से जोर की टक्कर हो जाती है, जिसे सीड को होश सा आता है। वो जैसे ही उस आदमी को सॉरी बोलता हुआ उसके तरफ देखता है तो उसकी आंखें जानने पहचाने भाव लिए सामने खड़े शख्स को देखती है। सॉरी, वो मेरा ध्यान। सीड इतना ही बोलता है कि सामने खड़ा शख्स अचानक ही खुशी से उसके गले जा लगता है। ये और नहीं शौर्य था। शौर्य ने जैसे ही सीड को सामने देखा तो जैसे वो सब भुलाकर अपने यार के गले लग गया। सीड को शौर्य का यूं गले लगना समझ तो नहीं आया, बट उससे भी कुछ अपना सा लगा, इसलिए वो भी जैसे ही अपना हाथ उठता है कि तभी दोनों के कानों में निहारिका की आवाज़ पड़ती है, सर वो मैं। इतना बोलते हुए निहारिका जैसे ही सामने देखती है तो दो पल उसके कदमों के साथ सांसें अटक जाती है। वो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी किए हैरत से सामने देख रही थी। सीड की आंखें भी अब निहारिका पे थी, जिसके वजह से निहारिका के आंखों में एक अजीब से भाव में छुपे कुछ घबराहट सी होने लगी। उसके शब्दों ने भी जैसे उसके गले में दुबक से गए हो। तभी शौर्य भी निहारिका जी आवाज़ सुन अपनी आंखें मिच मन में कहता है, फंस गया, अब तो ये छोड़ेगी नहीं, जल्दी कुछ सोच शौर्य। इतना बोल शौर्य कुछ सोचता हुआ पलटकर कहता है, लिस्टन मिस हीरा नीरा। शौर्य के बोलते ही निहारिका सीट से ध्यान हटाकर उसके बातों काटे हुए कहती है, सर इट्स निहारिका। शौर्य उसकी बातों पे जायद तवाज़ु ना देते हुए कहता है, हाँ हाँ जो भी हो, तुम्हारी ड्यूटी अब खत्म हुई, तुम अपने घर जा सकती हो। ओके गुड नाइट। निहारिका शौर्य की बात काटी हुई कहती है, बट सर वो। निहारिका की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य जल्दी से सीट के कंधे पर हाथ रख कहता है, लिस्टन मिस हीरा नीरा, बट वो वॉट का डिस्कशन अब हम कल करेंगे, ओके, क्योंकि हम दोनों देरी हो रही है। शौर्य की बात सुन सीड उचकते हुए उससे देख कहता है, देरी। सीड के सवाल पर शौर्य जल्दी से उससे देख अपनी आंखों से इशारा किए जबरदस्ती की मुस्कान में कहता है, हाँ भी देरी। वो नाइट आउट के लिए तू मेरा ही वेट कर रहा था, तो बस वही कह रहा था। शौर्य अपनी बात कहते हुए निहारिका की तरफ देख कहता है, मिस नीरा, ये बॉयज फ्रेंड्स नाइट आउट यू नो नाउ, और गर्ल्स आंटी असिस्टेंट बॉडीगार्ड मैनेजर अफसोस इनमें से कोई अलाव नहीं है। इतना बोल शौर्य थोड़ा निहारिका के करीब होकर धीरे से शरारत से कहता है, वैसे तुम चाहो तो आ सकती हो, सिपर बनकर सकती हो, वे डोंट माइंड इट। शौर्य इतना बोलते हुए शरारत से अपनी एक आंख विंक करता हुआ मुस्कुराते हुए पीछे हटा है। निहारिका तो उसकी बात सुन चौंकते हुए उससे देखती है, पर जैसे ही कुछ कहने को होती है कि शौर्य उससे मौका न देते हुए कहता है, ओके मिस हीरा नीरा, चॉइस इज योर्स, ओके बाय, हमें देरी हो रही है। इतना बोल शौर्य जल्दी से सीट का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों इस वक्त अभय के होटल के सामने खड़े थे, इसलिए शौर्य उससे अपने साथ अंदर ले जाता है।
जिसके बाद निहारिका बात देखते रह जाती है। उसकी निगाहें आज शौर्य से जायद कहीं और ही अटक सी रही थी। उसके दिमाग में जो चल रहा था, शायद हवा के रुख को भी इसकी भनक नहीं थी। वो अपने उस ख्यालों तरसते हुए खुद से कहती है, क्या ये सच हो सकता, या मेरी सोच बस मेरा वहम है। वो एक नज़र उस रास्ते को ताकते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकल कुछ चेक करते हुए जल्दबाजी में किसी को मैसेज कर वहाँ से निकल जाती है। वही सीट जल्दी से भागते हुए लिफ्ट में आते हुए एक लंबी सांस लेता है कि अचानक ही उसकी नज़र सीट पर जाती है जो उससे काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था, जिससे देख शौर्य अचानक ही डरता हुआ अपने कदम पीछे कर दिल पर हाथ रख खुद में बुदबुदाते हुए कहता है, आह, डर गया मैं तो। पर ये सीट है न, तो फिर डर क्यों रहा है शौर्य? ये तेरा जालिम दोस्त रुद्र नहीं है भाई, रिलैक्स। वो होता तो तेरी हिम्मत ऐसी नहीं होती। प्रॉब्लम ही इस शक्ल की है, लगता है जिस भी इंसान के ऊपर फिट होता है उसका नक्शा ही विचित्र होता है। शौर्य अपने माथे को सहलता हुआ खुद से कहता है, अब कुछ बोल शौर्य, वरना आज ये तुझे ऐसे ही घूरता घूरता तेरी मलाई कुल्फी बना देगे। इतना बोल शौर्य मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ कहता है, सीड राइट। सीड अपनी तेज निगाहों के साथ बिना किसी भाव के बस अपना सिर हिला देता है। ये देख शौर्य अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किए अपने गर्दन को सहलाते हुए खुद से धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है, ओह भाई, शकी के साथ क्या नेचर के भी ट्विंग होती है। इतनी स्मिलियटी कमल है। इतना तो मेरे दोनों बाई शेप्स नहीं है जितना यहाँ ये है। शौर्य खुद से बातें करता हुआ एक नज़र सीड को दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ थोड़े हिचक से कहता है, यह सीड वो हम पूजा वाले दिन मिले थे। देखे थे। वहाँ मौजूद थे। बट नहीं, बट मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी मुझे कैसे मतलब मैं। शौर्य इतना कंफ्यूज सा हो गया था उस पर, जैसी कि खुद को नहीं समझा पा रहा था कि वो क्या बोले सीड से। शौर्य उसकी बातों का मतलब बताते हुए अपने उसे एक्सप्रेशन इमोशन के साथ कहता है, थे सुपरस्टार शौर्य मित्तल, राइट। शौर्य अपना नाम सीड के मुंह से सुन थोड़े एक्साइटेड हुए कहता है, तुम जानते हो मुझे? कैसे? शौर्य का ये सवाल उस सिचुएशन में ऐसा था जैसे चाय में नमक का होना। सीड उससे अपनी एक आईब्रो उचकने हुए यूं देख कहता है, पोस्टर से। सीड का ऐसा टेढ़ा जवाब सुन शौर्य उससे अजीब नजरों से उचाते हुए देखता है कि सीड बड़े आराम से लिफ्ट के डोर की तरफ देख अपने पॉकेट की हाथ डाल बड़े आराम से कहता है, शहर के आधे से जायद तुम्हारे पोस्टर है, वहीं से पहचाना। सीड का ये जवाब सुन शौर्य एक पल उससे देखते रह जाता है, जैसे वो इस जवाब उम्मीद में नहीं था, जैसे वो सुनना चाहता था अपने यार से कि तेरी नौटंकी को कौन भूल सकता है शौर्य स्टॉप शौर्य स्टॉप दिस नॉनसेंस। कुछ शब्द थे जो शौर्य सुनना चाहता था अपने यार से, पर शायद वो ये भूल गया था कि वो उसका यार नहीं था, जिससे शायद वो अनजाने में ढूंढने निकल पड़ा था। इसलिए शौर्य भी खुद को संभले कहता है, हम पोस्टरेस, वैसे सॉरी तुम्हें बिना पूछे यूं ले आया, क्योंकि मेरी जो मैनेजर है वो एक नंबर की अजीब, एरियल और खुशत है। शौर्य के मुंह ऐसे शब्द सुन सीड एक नज़र उससे देखता है तो शायद जल्दी से कहता है, अरे वर्ड्स पर मत जाओ, वो उससे भी आगे की है। कहने को तो मैं उसका बॉस हूँ, पर असल में वो मेरी बॉस है। मेरा बस चले तो मैं उससे 1 मिनट में काम से निकल दूँ, पर अफसोस भाभी का ऑर्डर है, जिससे नकारने की पावर मुझ में क्या किसी की नहीं है। इतना बोल शौर्य बेचारों सा मुंह बनाता है कि अन्या का जीकर सुन सीड के कान खड़े हो जाते हैं। सीड कुछ पूछ पता कि उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जिससे देख शौर्य बाहर निकाला हुआ सीड से कहता है, वैसे इनडायरेक्ट वे में तो इनवाइट कर चुका हूँ, पर डायरेक्ट वे में भी कर देता हूँ। तुम हम सब के साथ ड्रिंक करोगे? शौर्य को अपने इनविटेशन पर कोई खास बिल्व नहीं था कि सीड मानेगा, उसने तो सब तुका मरता था, और उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे नहीं थे कि ऐसे सोचा। पर शौर्य की सोच के अपोजिट सीड एक बार में ही हल्का सा हाँ में सिर हिलाता हुआ लिफ्ट से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। शौर्य ये देख एक पल को दंग रहता है, पर मन ही मन खुश भी होता है। वो जल्दी से सीड को रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ा है कि उसे दिखता है कि सीड सही रास्ते पर चल रहा था। ये देख तो शौर्य को तो थोड़ा अचंभा सा होता है कि बिना बताया सीड एक बार में सही रास्ते में कैसे चला गया। उससे कैसे पता कि उनकी पार्टी कहाँ होने वाले है और सब कहाँ है। शौर्य अपना सिर खुजलाते हुए खुद से कहता है, क्या मुझे बिना वहम तो नहीं हो रहा है? ओह भाई, अब तो लगता है जल्दी ही चढ़ना पड़ेगा, वरना मैं खुद की पागल हो जाऊंगा। एपिसोड 290, सिड का सबके साथ ड्रिंक करना। अभय का होटल। अभय, ताबिश, रेहान तीनों उस कमरे की पहुंच चुके था जहां वो लोग शुरू से मिलते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। उन बचाव का ये सब एक जगह नहीं बल्कि उनकी एक अलग सी दुनिया थी, जहां खुशी गम सब में वो सब साथ थे।
अभय अपने हाथों में ड्रिंक लिए सोफे के साइड पर कुछ खोया हुआ सा बैठा था। उसके जेहन में अब तक सुहाना के साथ उस किस के ख्याल चल रहे थे। साथ ही उसके अंदर उठ रहे अनचाहे एहसास भी उससे बार बार बेचैन कर रहे थे। अभय के लिए ये सब पहली बार था जो उसके समझा से पड़े हुए जा रहा था। उससे भी नहीं समझ आ रहा था उससे क्या हुआ। वो बार बार न चाहते हुए अपने होठों को छू देता, फिर खुद की हरकतों के बारे में सोचता। वही तविश भी अपने रेस्टिंग चेयर पर आराम से बैक फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। तो वही रेहान उसके और खुद की ड्रिंक बनाता हुआ एक नज़र घड़ी को देख कहता है, यार तविश ये शौर्य भाई कहाँ रह गए, अब तक आए नहीं। मैसेज में तो कहा था मेरे पैक बनने से पहले हाजिर होगे, पर देखो यहाँ बॉटल खत्म होने हो आई है, पर उनका तो कुछ आता पता ही नहीं। तविश रेहान की बात सुन हंसते हुआ कहता है, यार तेरे को पता है ना वो थे सुपरस्टार शौर्य मित्तल है। फुटेज खाना और इंतजार करवाना दोनों उनका टैलेंट है। और वैसे भी जब से भाभी ने उनके पीछे उनकी बाला छोड़ी है तब से थे सुपरस्टार शौर्य मित्तल की खुद की चलती कहाँ है। तविश अपनी बात कहे हंसते हुए रेहान को ताली देता है, तो रेहान भी हंसने लगता है। शौर्य का हाल सोच सोच कर रेहान हंसते हुए एक ड्रिंक ताबिश को पास करता है और टेबल के पास जाकर कुछ ढूंढता हुआ कहता है, यार ताबिश तूने सिगरेट का ऑर्डर दिया था ना, कहाँ है, मिल नहीं रहा है। अभय भाई अपने देखा है। रेहान सिगरेट ढूंढता हुआ अभय को देखता है, पर अभय अब भी खोया हुआ वैसे ही हाथों में ग्लास लिए बैठा था। रेहान तविश को भी अभय का बिहेव थोड़ा अजीब सा लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख इशारे में पूछते हैं, पर दोनों को कुछ खबर नहीं थी। ये देख रेहान आगे बढ़ने को होता है कि तभी उसकी नज़र सिगरेट पर जाती है, जिससे देख वो जल्दी से एक सिगरेट निकाल अपने मुंह में डालता है कि तविश उससे देख कहता है, यार रेहान तुझे स्मोकिंग करना माना है न, तो फिर क्यों करता है। रेहान एक नज़र सिगरेट को बड़े आराम से कहता है, यार रोज थोड़ी पीता हूँ और एक से कुछ नहीं होता। रेहान की बात सुन तविश उससे देख थोड़े फिक्र से कहता है, भाई तेरे लिए एक ही खतरनाक है, तू तो हमारी सुनता ही नहीं। अब लगता है इसकी खबर भाभी को देनी पड़ेगी, वही अब तेरी क्लास लेगी। वैसे भी पहले तो रुद्र भाई के सामने तो तेरी हिम्मत नहीं होती थी कभी, बट अब। ताबिश अपनी बात कहते कहते रुक गया, तो वही रुद्र का नाम सुन रेहान के दिल में एक आह उठती है। वो अपने उंगलियों के बीच सिगरेट के साथ खेलते हुए थोड़े दर्द से कहता है, भाई वो थी तो इसकी जरूरत नहीं थी यार, क्योंकि इन हाथों में उनका हाथ था। बट अब रेहान को मायूस होता देख ताबिश हल्के से उसके कंधे पर हाथ रख दबता है, तो रेहान खुद को संभले मोहाल को लाइट करते हुए हंसते हुए टशन के साथ कॉलर उछते हुए कहता है, और वैसे भी तू भूल गया ये बॉयज नाइट आउट है, भाभी तो रोकने मुझे आ नहीं सकती, और उनके खबर होने तक मैं 4-5 घटक ही सकता हूँ, फिर खा लूगा डांट भी। इतना बोल रेहान बड़े स्टाइल से सिगरेट को मुंह में लिए कहता है, वैसे भी पता है कहते हैं बोरिंग दोस्त सिगरेट से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं, तो इसका मतलब है मैं सेफ हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। रेहान की बातों को सुख तविश उससे घूरता हुआ अपनी आईब्रो उचकता हुआ कहता है, अच्छा रुक भाभी से पहले तेरी इस ज्ञान के मोती को सांची तक पहुँचता हूँ, तब पता चलेगा कौन जायद हानिकारक है। ताबिश की बातों को रेहान बड़े लाइटली लिए सिगरेट बड़े स्टाइल से जलता हुआ उसके लंबे काश लिए बड़े स्टाइल से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार दो पैक बाद तो तेरा भाई किसी शेर भी न डरे, तू एक काम कर बुला ले। रेहान राय चौहान नहीं डरता किसी से। ये बोलते हुए रेहान मुंह में सिगरेट लिए मुड़ता है कि उसकी नज़र सीधा दरवाजे पे खड़े सीट से जा टकराती है, जिससे देख रेहान की तो सिटी पिटी घुल हो जाती है। उसका सारा नशा सा उतार जाता है एंड वो डर और हड़बड़ाहट में जल्दी से अपना सिगरेट फेंकता है, जो सीधा अभय के ग्लास में जा गिरता है, जिससे अभय के ग्लास में एक झटके में हल्की सी आग पकड़ लेता है। बट जैसे अभय इस अपने सूद में न था, वो उस आग को देख हराबने की जगह ग्लास को अभी भी हिला रहा था। ये देख रेहान तविश हैरानी से अभय को देख रहे थे। अभय के ड्रिंक की कॉन्ट्रैक्शन कम थी, इसलिए आग खुद ही जल्दी बूझ गया, बट उसकी हरकतें इस वक्त दोनों शॉक कर रही थी, और साथ ही सीट को वहां देख रेहान और ताबिश के सारे नशे जैसे उतार गए थे। वो दोनों अटेंशन के पोजीशन में बस खड़े रह गए। तभी सीट के पीछे से शौर्य अंदर आता हुआ कहता है, अरे तुम लोग ने मेरे बिना बोतलें खोलना शुरू कर दी, देखना तुम सबको इस हरकत के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना बोलते हुए शौर्य की नज़र तविश और रेहान पर जाती है, जो इस वक्त बिल्कुल अटेंशन के पोजीशन में खड़े थे। ये देख शौर्य अपने आंखें उचकते हुए कहता है, अरे यार तुम दोनों को क्या हो गया, नशा क्या इतना चढ़ा कि तुम दोनों चाबिश की उम्र में 10 की उम्र में पहुंच गए क्या? स्कूल की परेड लाइन क्यों ला गए रखी है, चलो मेरे लिए ड्रिंक बनाओ,
फिर सीड तरफ देख कहता है, चल भाई आज तुझे मैं वर्ल्ड बेस्ट ड्रिंक करवाता हूँ। सीड शौर्य की बातें सुन एक नज़र सबको देख बड़े सपाट लहजे में कहता है, मैं अपना ड्रिंक खुद बनूंगा। इतना बोल सीड बोतलों के पास जाता है तो शौर्य खुद से कहता है, कमाल है, यहाँ पता ही नहीं चलता इसे मैंने इनवाइट किया है या इसने मुझे। शौर्य इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए वो जल्दी सा उनके बीच आए ड्रिंक करने को कहता है और साथ ही बातों बातों में उससे सीड के आने की वजह वाली इंसिडेंट रेहान और तविश को बता देता है। रेहान सीड के आने थोड़ा खुश भी था और थोड़ा उदास भी। एक पल उसे उस पर लगा था कि रुद्र उसके सामने खड़ा, पर अगले पल सच्चाई को जिए वो अपना मन को समझता है। वही ताबिश ड्रिंक बनाता है कि शौर्य की नज़र अभय के बदले अंदाज पे जाती है। वो उससे देख कहता है, इससे क्या हुआ। रेहान और तविश अपने कंधे उचक देते हैं तो शौर्य अचानक ही अभय की गोद में बैठ जाता है और उसके चेहरे को छू कर कहता है, क्या बात है बरवारची, आज तेरे होश क्यों उड़ रहे हैं, क्या हुआ, तेरी रसोई जल गई क्या। इतना बोल शौर्य हंसने लगता है तो अभय आज उसकी बातों पे गुस्सा ना करते हुए उससे अपने गोद से उठाकर कहता है, नहीं। अभय का नहीं सुन शौर्य हैरत से उससे देखता है, फिर उसके बगल में बैठ उसके चेहरे को गौर से कहता है, बरवाची तू ठीक है ना, आज तो तेरा हाल देख ऐसा लग रहा है कि आज तेरी पहली किस थी और तू किससे डरकर भाग गया हो। शौर्य अपनी बात कहते हुए हंसने लगता हुआ तो वही अभय उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वो हराबरते हुए खाद होते हुए कहता है, तुझे कैसे पता। शौर्य अभय की बातें पे उचाकते हुए देखता है तो अभय जल्दी से सिचुएशन संभाल कहता है, मेरा मतलब है, क्या बकवास कर रहा है, पहली किस के बाद डरता कौन है। शौर्य सोचने वाले अंदाज में कहता है, समीर। अभय उसकी बातों पे उससे देखता है तो शौर्य उससे समझते हुए कहता है, अरे भाई समीर मेरे मूवी कैरेक्टर का नाम है और उसके साथ ही ऐसा हुआ था, पहली किस के बाद एक फटू डर गया और लड़की की जगह वही भाग गया। अभय शौर्य की बातों पे आज गौर से सुनते हुए कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ। अभय को यूं इंटरेस्ट लेते हुए देख शौर्य हैरत से कहता है, क्या बात है बरवारची, तूने जायद चढ़ा राखी है या मुझे ही आज बिन पिए नासा हो रहा है। तू मेरी फिल्मों में इंटरेस्ट ले रहा है, ये तो मुझे ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड मिल गया। अभय शौर्य की बातों को सुन झेप गया, वो अपने सिर पर हाथ रख कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही पूछा। शौर्य हंसते हुए कहता है, यूं ही पूछा तो छोड़, क्या बताऊं, बट मूवी से जायद तो मुझे ऑफ स्क्रीन मजा आया था। वो किस वाला सीन अब तक मेरा फेवरेट है, बट अफसोस उस किस के बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। शौर्य अपना दुखड़ा सुना ही रहा था कि अभय अपने सीने पर हाथ रख कहता है, थैंक गॉड। शौर्य उससे देख कहता है, कुछ कहा। अभय जल्दी से नामे सिर हिलाता है, फिर पचो मिलकर वहां शांति से एक के बाद एक ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ पालों में सब नशे में होते हैं और इधर उधर जैसे झूल रहे थे तो वही सीड अब भी शांति से बैठा अब ड्रिंक कर रहा था। तभी रेहान एक और पैक बनाए शौर्य से कहता है, शौर्य भाई आप आज इतने लेट कैसे हो गए। शौर्य अपना ग्लास खत्म करते हुए कहता है, अरे कुछ मत पूछा मुन्ना, लाइफ में अगर बाला हो तो जिंदगी ही अटक जाती है, न जाने गलती की जो भाभी ने इतनी बड़ी सजा मुझे दे दी। मैं इतनी लड़की से मिला पर मुझे मिस वो हीरा नीरा समझ नहीं आती। तविश बीच में टोकते हुए कहता है, भाई इट्स निहारिका। तविश की करेक्ट करने को सुन शौर्य उससे घूरता है, फिर अपने ड्रिंक वापस फील करते हुए गुस्से से कहता है, जो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी खराब कर रखी है मेरी और तुझे नाम की पड़ी है। रेहान भी अपना ड्रिंक पीते हुए कहता है, भाई अब हर कोई भाभी जैसे थोड़ी हो सकती है, अपने भाई को तो इतनी सिंपल भाभी को समझने में भी महीने लग गए दे तो फिर ये तो बाला है। शौर्य रेहान की बातों में हामी भरता कि तभी सीड उनकी बातें सुनता हुआ बीच में कहता है, सिंपल चीज भी समझ से परे होती है। सीड का कहना और चारों की निगाहें उस पर एक साथ टिक जाना। शौर्य उससे देख मुस्कुरा कर कहता है, अरे भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या भाभी समझ नहीं आ रही है। सीड उसकी बात सुन बस ड्रिंक पे जैसे फोकस करता हुआ कहता है, समझना के लिए टकराना पड़ता है, पर टकराने के लिए किसी के पास वक्त तक नहीं है, तो समझना दूर पहले वक्त ही तलाश रहा हूँ अब तक।